जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी गए होंगे खैर ऑफिस के साथ हमारा ये चैनल ट्यून कर लिया होगा और आपको खैर मकदम करेंगे और आपको कहेंगे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हुए हम सबको कि जनाब अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से हमें नवाज दिया है। जनाब वाली उम्मीद करते हैं कि आज के सारे काम हमारे खैर ऑफिस के साथ मुकम्मल हो जाएं। जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हम करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, कहीं कोई जॉब के मामला हो सकते हैं, कोई नए कारोबार के आगाज़ का मामला हो सकता है या कहीं कहीं न्यू एडमिशन हो सकते हैं या कहीं पेपर टेस्ट हो सकता है या एक्सपायरी जो भी आपके ऐसे काम जो आपके रुकावट बने हुए हैं कई सालों से कई दिनों से, और अल्लाह ताला उनको खैर ऑफिस के साथ मुकम्मल फरमाए। जनाब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह ताला के बेहद शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने एक दिन हमें और दे दिया है, इस दिन को बड़ा खासियत, क्योंकि वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। वक्त अगर कदर कर लिए तो जनाब अली सिलसिला यूँ ही तेज़ी के साथ रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और बहुत से काम रह भी सकते हैं। तो हमने इस वक्त की कदर करते हुए अपने सारे कामों को खैर ऑफिस के साथ मुकम्मल करना है। जो हमारी टाइमिंग है, टाइम का बड़ा ख्याल रखना है, टाइम टू टाइम करेंगे तो फिर तो सारे मामले बहुत अच्छे से गुजरते रहेंगे। अच्छा जी, आज जो है सिविक सेंस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम ख़बरों पे जाएंगे और ख़बरों पे फिर जाएंगे, फिर ख़बरों में डिस्कस भी करेंगे क्या है कि ख़बरें जो हैं वो किस तरह की हमारी सिलसिला चल रहा है। ये एक हकीकत है कि हमने मज़हब दर्जा रखने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो हैं माशी समाजी अखलाक़ी क़ानून बनाने हैं। ऐसे क़ानून बना दिए हैं कि अफसोस की बात ये है कि ये सिर्फ या तो भारी जल्द वाली किताबों में दिखाई देते हैं और उसे पढ़ते वक्त हम अंडरलाइन तो कर लेते हैं या जब मज़हब गुफ्तगू चल रही हो तो हमारे पास हवाला देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बैठे हुए लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़रा हमें अंदाज़ा है कि हाँ यार हम जो है हमें सारी बड़ी मालूमात है क्योंकि हमने चंद एक किताबें जो है पढ़ ली हैं या कहीं हमने गूगल स्क्रॉल कर लिया XYZ। लेकिन अक्सर लोग इस सिविक सेंस के भी अपनी मायने बताते हैं कि गलियों रोडों को साफ़ सुथरा रखना सिविक सेंसेस में है ना से, बल्कि ये इस तरह की बात हुई कि एक देहात के साहब को नौकरी मिली और वो ड्राइवर के हमरा फील्ड में सहरा की तरफ निकल पड़े। गाड़ी जैसे ही टीले पर चढ़ी थी कि बीच में बकरियां आ गईं और गाड़ियां बहुत आहिस्ता हो गई। अब वो गाड़ी तो आहिस्ता हो गई, ड्राइवर जो स्टीयरिंग को तेज़ी से घुमा रहा था हल्की सी आह भरी और कहा कि सर मोशन ही टूट गया। साहब हैरान और परेशान हो गए और मायूसी के आलम में पूछा, ओ अब ये कितने का मिलेगा? साहब ने पूछा, मोशन गाड़ी को कोई पुर्जा है जो टूट गया है? अक्सर प्लाजा की पार्किंग में लिखा पाया जाता है गाड़ियाँ न्यूट्रल रखें ताकि गाड़ियों को आगे पीछे करना हमारे लिए आसान हो। टायरों से हवा निकाल दी जाती है। अक्सर बेशतर आप देखते होंगे कि किसी जगह पे किसी की जगह गाड़ी खड़ी कर दी तो जनाब अली वो गाड़ी की जो है वो हवा जो है वो निकाल दी जाती है या उसके साइड मिरर को आगे पीछे कर दिया जाता है। ना से बल्कि अगर हम देखें पड़ोसियों में गलियां, जैसे पड़ोस में जो गलियां होती हैं उसमें अगर देखा जाए तो अपनी जगह मतलब जो जगह अपनी जागीर बना लेते हैं, जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, चीज़ें डाल देते हैं। घर बन रहा हो तो अपना सामान पड़ोसी घर में डाल देते हैं, अगर इजाज़त मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कचरा फेंक देना बड़ा एक हमारा एक वो है कि हम देखते हैं कि हमारे घर की दहली सामने बिल्कुल क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो साइड में कचरा फेंक दिया या गली में ही अपनी गली में फेंक दिया। अब बात ये कि आपके घर मेहमान ने आना, किसी ने आना है तो सुबह जमादार तो सफाई करके चला गया। लेकिन ये कि डस्टबिन एक चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो बहुत अच्छा होता है। मोटरसाइकिल या गाड़ी बीच रोड पर खड़ी करके चले जाते हैं हम लोग अक्सर बेचता कि 5 मिनट ज़रा 2 मिनट में ज़रा मैं भी आया और मैं ये ज़रा, लेकिन वो 5 मिनट अगर 5-10 मिनट हो जाए और कोई एमरजेंसी नाफिज हो जाए गली में खुदा न खास्ता या किसी ने रुझाना तो आपने रोड ही ब्लॉक कर दिया होता है। बजरी रेती की मैं बात कर रहा था, ईंटें रोड पर छोड़ देते हैं, काम हो रहा है, अच्छा जी काम हो गया तो भाई अब उठा लो ना, मुकम्मल हो गया तो ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। पानी हो या गैस हो, जो भी लाइन बीच में हो रोड को बनाने किसी बगैर पूछे हम सड़क को तोड़ देते हैं आखिर के यार मुझे वहाँ से लाइन लेनी है और लाइन लेने के मुझे अपना तो काम सीधा करना है, अल्लाह खैर सल्ला। तो भाई ये चीज़ें भी एक सिविक सेंस में आता है ना से, बल्कि ठेले वगैरह हमारे हज़ार जैसे गली कूचों में होते हैं, ठेले वाले होते हैं जिनके अपने घर वर होते हैं, तो वो ठेला भी ऐसी जगह पर लगा देते हैं कि दूसरी गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता एम्बुलेंस का अगर गुजरना हो तो वहाँ फिर क्या होगा। तो बात यह है कि एक दूसरे का ख्याल रखें और रोड पे भी अगर आप चल रहे हैं तो रोड के कानून को मद्देनजर रखते हुए आप चलें ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। खासकर उम्र रसीदा लोग जो गाड़ी चला रहे हैं उनके पीछे हॉर्न तो कम से कम ना हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो घबरा गए तो घबराने में फिर खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा शिकार हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे जो हैं मिराज भाई और खुर्शीद भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे? वालेकुम अस्सलाम सर साहब आप खैरियत से? करम वाले का फर्स्ट क्लास दुआएं चाहिए। और आप बताएं कैसे मिराज भाई? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आप जो है चमक रहे हैं। आज थोड़े पिंक भी हो रहे हैं। आज मैं गुलाब शर्ट की बात कर रहा हूँ। शर्ट के हिसाब से लगा खा रहा है ना, ऐसे ही है ना। बस वो असल में हमारे कुछ भाई वगैरह हैं, बड़े काफ़ी लोग हैं, वो हमें कहते हैं सर भाई ज़रा थोड़ा सा गुलाबी शुलाबी ज़रा कोई कपड़े शपड़े हों।
करते हैं, मॉर्निंग फीलिंग होनी चाहिए ताकि सुबह तो बस कोशिश करते हैं। आप लोगों को देख लेते हैं सुबह माशाल्लाह फ्रेशनेस का आगाज़ हो जाता है। सर सुबह आप आराम से उठ जाते हैं या बेगम कहती हैं आप उठ नहीं रहे, सुने मैं सो जाती हूँ, आप या अलार्म अपना खुद लगाते हैं या बेगम उठाती हैं? देखिए जी, अलार्म तो खैर लगाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन होता वही है वो कि अलार्म के बाद भी वाइफ ही उठाती है। देखें आप इतनी खातून खाना कितना अच्छे तरीके से निभा रही हैं आप। तो बहरहाल कोशिश हमारी भी होती है कि अलार्म हमने लगाया हुआ होता है। एक दफ़ा नहीं तो दोबारा जब बजता है तो उठना तो पड़ता ही है। अच्छा। तो खैर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी, मैं ये समझता हूँ। अलार्म भी और वाइफ का उठाना भी है ना, तो दोनों में यानी इंपॉर्टेंट है ना। फिर वो नाश्ता बनाने चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप अभी बिस्तर पे सो रहे होते हो तो फिर बोलती हूँ कभी ये तो संडे को होता होगा ऐसा अक्सर? हाँ, वैसे नॉर्मली तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, है ना। कि कब हो गया था जिम्मेदारी का एहसास, किस उम्र में हो जाता है अमूमन हमारे यहाँ? हमारे यहाँ ना तकरीबन 30-32 के करीब पहुँचने के बाद होता है। जी हाँ, कराची में? जी हाँ, कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में 30 में हो जाता है? कराची में जो है थोड़ा देर से होता है आपको जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, है ना। और खुर्शीद भाई? अमूमन हाँ, खुर्शीद भाई ये तो बताएं, और जिम्मेदारी का एहसास आपकी नज़र में कब हो जाता है? देखें, ये तो जब कॉलेज लाइफ शुरू होती है उस वक्त ज़्यादा एहसास हो जाता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है और नमाज के बाद नाश्ता लेके आपने फ़ौरन कॉलेज जाना है। तो उस वक्त से ये ज़िम्मेदारी का वैसे तो एहसास उस वक्त से डेवलप होना शुरू हो जाता है कि आपने वक्त पे कॉलेज जाना है, फिर बाद में ट्यूशन भी लेनी है, और फिर जो कॉलेज का होमवर्क है वो भी आपने करना है। अमली तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब शादी के बाद फिर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, वो ज़िम्मेदारी कुछ और होती है। लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास होना और इसका एहसास दिलाना तो बहुत अर्ली एजेस में शुरू हो जाता है, लेकिन ज़िम्मेदारियों का एहसास में फ़र्क है। शादी के बाद की ज़िम्मेदारी कुछ और होती हैं, स्टूडेंट लाइफ की ज़िम्मेदारियाँ कुछ और होती हैं। फिर जब यूनिवर्सिटी में हम लोग गए तो उसमें ज़िम्मेदारी और बढ़ गई हमारी, क्योंकि पेरेंट्स करीब नहीं थे तो सब काम खुद ही कुछ करना था। मतलब सुबह खुद उठना भी खुद है, फिर आकर जो है चाय भी खुद बनानी है, और अपने कपड़े भी खुद संभाल कर रखने, खुद प्रेस भी करने हैं। इलाही कि कुछ बीमारी है तो आपने ड्राई क्लीनर को दे दी है, लेकिन आपने अपने कपड़े खुद प्रेस करने। तो ये जिम्मेदारियों का एहसास वक्त के हिसाब से मैं समझता हूँ बतदरीज इसका तसलसल जो है वो चलता रहता है। सर, और ये सिविक सेंस में बात कर रहे थे आप सुबह के आगाज़ में, कहा कि कुछ सीखें और सिखाएं और कुछ बातों को जगाएं हम। सर, सिविक सेंस है हमारे यहाँ किस हद तक माशाल्लाह, किस रेशो पर चल रही है, किस रफ्तार पर चल रही है? देखिए, गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हुआ है ये मामला, और सिविक सेंस लोगों में तकरीबन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत से लोगों में नज़र आते हैं कि जो ठीक है, जिनको एहसास होता है कि जी कचरा कहाँ फेंकना है, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, बाइक कहाँ खड़ी करनी है, और रोड पर अगर मोटरसाइकिल चलानी है तो उसको किस लेन में चलाना है, गाड़ी को किस लेन में चलाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ख़ासतौर पर कराची में तकरीबन 75% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है इन चीज़ों की परवाह करना उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है ना। अमूमन आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी गली से गुजर रहे हैं तो बीच में मोटरसाइकिल खड़ी करके जो है बंदा दूध लेने गया हुआ है। मैं रोज़ाना इन चीज़ों को भुगतता हूँ, इसलिए तो मैं उनको ये कहता हूँ, भाई यहाँ कहाँ खड़ी कर दी भाई, कुछ तो सोचा होगा ना आपने जी, तो इस पर लड़ने के लिए आमादा हो जाते हो। आप कौन होते हैं जी बोलने वाले? मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करता हूँ कि कुछ तो सोच के खड़े किए होगे ना यहाँ बाइक आपने, या कुछ तो सोच के कुछ तो माइंड में आया होगा तुम्हारे, कुछ तो गाड़ी आपने बीच में यहाँ रोड पर खड़ी, बस ना चले एक टांग मोटरसाइकिल पे और एक जो है ना वो दूध की दुकान पे हो। तो अब लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स परेशान होता है। आपने जवानी में तो कभी नहीं किया ना सर आपने? नहीं, देखिए मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मैं हमेशा से अपनी बाइक को या गाड़ी को जो है हमेशा साइड पर और जहाँ उसकी जगह है ना वहाँ खड़ी करना पसंद करता हूँ। क्यों? इसके दो नुकसान हैं। एक तो बात सिविक सेंस की आ गई जी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूं और साइड से गुजरने वाला जो है वो साइड मिरर तोड़ता हुआ निकल जाए तो एक दूसरा नुकसान मेरे पास होगा। सही है। लोगों की बातें, लोग इन नज़रों से देखते हैं। फिर अगर आप किसी गलत जगह गाड़ी खड़ी कर दें या बाइक खड़ी कर दें तो उनसे शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि उन पर चढ़ जाना चाहिए कि जो उनसे लड़ाई शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिविक सेंस हमारे यहाँ जो है, मैं समझता हूँ कराची में जो है ना 75% लोग उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, और जो कि इनको करनी चाहिए। एक तो डबल खर्चा हो जाता है ना, डबल खर्चा होने के बाद एक तो फिर लड़ते भी हैं। अच्छा, फ़ख्र से लड़ रहे होते हैं आप, ये देखें गलती भी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं चोरी भी और सीने चोरी भी। बिल्कुल ऐसी है बेग साहब, हमने देखा कि हम जब सड़क से गुजर रहे होते हैं अपनी बाइक से, तो इस वक्त जो सिविक सेंस का मामला अलग है, और लेकिन जो आदम बर्दाश्त है वो भी लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से है ना कि हम लोगों ने बहैसियत कौम जो है वो
बर्दाश्त का मादा हम में ख़त्म होता चला जा रहा है, फिर हम में बड़ों का और छोटों का अदब और एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। सही। फिर हम गली और महलों में, आपने देखा कि नमाज का जो कॉन्सेप्ट है बाजमात, ये कुरान में ये हुक्म है कि नमाज कायम करो। ये नहीं कि नमाज पढ़ें, अकेले का भी हुक्म है कई जगहों पर, लेकिन बेशतर जगहों पे ये हुक्म है कि आप नमाज कायम करें। नमाज कायम करने से मुराद ये कि आप एक मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर जुड़ें, और उस इज्तिमाई तौर पर जुड़ने के साथ साथ आपको ये इल्म हो कि मेरे साथ का जो नमाजी है, मेरे महल्ले का फ़ला जो बशीर है, नज़ीर है, या जो भी है, वो अगर आज इस नमाज में नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम उसके साथ पूछने है, तो जाएं, उससे पूछने जाएं, वो बीमार है, वो अलील है, या कोई और कोई प्रॉब्लम, कोई हादसा ना हो गया, खुदा ना खास्ता कोई फौतगी ना हो गई हो। तो हमें वो उस नमाज में ये दर्स मिलता है कि हमें सिविक सेंस, ये मतलब ये पड़ोसियों का जो हुकूक है, ये हुकूकुल इबाद जो है, अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर सकते हैं, और वो बेशक वैसे भी तो वो रब्बुल आलमीन है तमाम जानों के लिए, वो माफ़ करने पे आया तो वो ज़रा बराबर भी माफ़ कर दें, और ना तो फिर उस पर भी पकड़ हो जाए। तो हुकूकुल इबाद की जहाँ तक बात आती है, तो हमें ये सोचना होगा कि हम, मेरे बराबर का जो पड़ोसी है, उसने खाना खाया है या नहीं खाया है। ठीक। तो इस बात का भी ये हमें अखलाकी तौर पर दस मिलता है कि अगर आपके पास आप साहिब इस्तात हैं, तो अगर आप अपने घर में फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, चिकन लेकर आ रहे हैं, मीट लेकर आ रहे हैं, तो आप एक ऐसा शॉपर लें जिसमें वो चीज़ें नज़र ना आए। तो उसको देख कर जो है वो किसी को यह एहसास ना हो, एहसास कमतरी में वो मुब्तला ना हो, या उसकी दिलादारी ना हो कि काश मेरे पास ये पैसे होते तो मैं ये चीज़ें ख़रीद सकता और खा सकता। और इसी तरह एक बात ये कि पब्लिक प्लेसेस पे आप अपनी औलाद को, अपने बच्चे को इतना प्यार ना करें, जान निछावर ना करें। मुमकिन है कोई बेऔलाद जोड़ा उसे देखकर उसका दिल रंजीदा हो रहा। तो हमारे इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने बहुत सारी जगहों पे, और मैं समझता हूँ पूरा कोड ऑफ लाइफ है, पूरा ज़ाब्ता अखलाक उसके अंदर जो है वो समो दिया है कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें हिदायत मिलती है और बड़ी चीज़ों पर भी रहनुमाई मिलती है। जो बात है हकीकत है, ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोग शॉपिंग करते हैं, बैग्स वगैरह, अब वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो दूसरे जो नहीं बाय कर सकता, जिसकी सकत नहीं है, तो उसकी वाकई उसका भी दिल होता है। मेरे दादा ने हमेशा, हमारे दादा एक कपड़े का बैग होता था, मुझे याद है, बिल्कुल ऐसी है, और वो बैग में ही जाता था और नहीं लेके जाते, बड़ी डांट पड़ती थी कि अरे मियाँ तुम ये इस तरह कैसे लेके आ रहे हो सामान, यार खुदा न खास्ता नहीं, ये तुम दूध भी लेकर आना है, सामान सब्जी लानी, कुछ भी लाना है, खजूर वो बैग में, खजूर की एक हमारे पास टोकरी थी हमारे दादा की, उसके ऊपर दादा ने खजूर की बनी हुई, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ था, और वो लेकर जाते थे मार्केट। ट्रेनों में अंडे वाले आज लेकर आते हैं, उसी में दादा सब्जी शॉपर सब उसी में लेकर आते थे, कोई खुली चीज़ नहीं लेकर आते थे। आजकल जो है ना बिल्कुल सारे मामला मतलब उलट हो रहे हैं। हाँ। अब आप देखिए कि आपने भी सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है आप भी देखते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा आजकल एक नया ट्रेंड चल गया। आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो पहले उसकी तस्वीर बनानी है जी, ठग करके स्टेटस पे डाल दीजिए, स्टेटस। खाना खाने गए, पहले खाना नहीं अभी शुरू नहीं करना खाना, तस्वीर क्यों भाई, खाने की तस्वीर खींचेगी फिर हो जाएगी, फौरन सारे मीडिया पे जो है। तो अब असल में दिखावे का जो हमारे यहाँ जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर आए रोज़ ये देखने में आ रहा होता कि कहीं चाय पी जा रही है, कहीं खाना खाया जा रहा है। तो अब जैसे कि अच्छा इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो रही होती है, वो हाँ, देखा जाए तो एक तरह से मार्केटिंग हो रही होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बैड मार्केटिंग है, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो खुर्शीद भाई ने बात कही है, हम जो है एक तो मज़हब से, अपने दीन से जो है वो दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो चीज़ें हैं ये इसमें सिर्फ दिखावा जो है महज हमारा जो है ना वो हमारा मकसद है इसमें, तो इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों से ख़ास तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। बेसिक तो वही जनाब अली सही कहा मिराज भाई ने और खुर्शीद भाई ने कि जब तक हम अपना बुनियादी तरीक़ाकार जो दीन के हिसाब से हमने चलना है उस पर अमल पैरा हो। ठीक है दुनियादारी सब कुछ है, ठीक है आज मोबाइल आ गया तो सेल्फी लें, तस्वीरें लें और डाल दें, अपलोड करें, लेकिन दूसरे एंगल से ये भी देखें कि दीन हमें कैसे कहा था, अगर कोई और देख रहा हो तो क्या उसकी दिलादारी खुदा न खासा ऐसा ना हो। खुशी अपनी जगह बिल्कुल है, बताएं दिखाएं, लेकिन ये कि मालूमाती अंदाज में अगर आप बता रहे हैं तो एक अलग चैप्टर है कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ इस तरह मिलती है, यहाँ वहाँ जा सकते हैं, यहाँ से ये ले सकते हैं, समथिंग एल्स। बट अगर उसका मकसद दिखावा है, स्टेटस है, तो फिर वो स्टेटस तो फिर नहीं, ठीक है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे और फिर खबरों को शामिल करेंगे। सिटी एट 10।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। आप वहाँ हाजिर, हम यहाँ हाजिर, हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब अली। और एक बार फिर अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह परवरदिगार ने हमें एक और दिन से हमें नवाजा। अब वक्त की कदर करते हुए, सब्र और शुक्र करते हुए, बेफिक्र होते हुए और अपने सारे कामों को खैर आफियत के साथ मुकम्मल करते हुए अपने रास्तों में गामजन होंगे। अल्लाह ताला आपके सारे काम जितने भी हैं उनको खैर आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। हम रास्ते को आगे बढ़ाएंगे, अब मज़ीद खबरों को ऐड करेंगे। हमारे साथ जो है मिराज भाई और खुर्शीद अहमद साहब मौजूद है। सर, भारत की खेल में फिर एक मरतबा सियासत का वक्त हुआ चाहता है और एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए बेशतर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। सर, ये तो रोला पै गया है। देखिए, भारत की जानिब से जो है अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि इस तरह के ओछे हथकंडे हम कहेंगे इसको जी, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जिस पर दुनिया को हंसी भी आती है। पता है उनको कि ये अभी तक बड़े नहीं हुए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़े होके नहीं बड़े नहीं हुए, नहीं सही छोटे हैं, आप छोटे तो हैं। आप ये समझना इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान से ठीक है खौफजदा हो आप, और होना भी चाहिए आपको। पाकिस्तान है, ताकत है, एटमी ताकत है, लेकिन अब ऐसा भी खौफजदा होना क्या होना कि हमारे बेचारे खिलाड़ियों को आप वीज़े नहीं दे रहे। हाँ, वो मान के थोड़ी लेकर आ रहे हैं। तो इतना खौफजदा भी नहीं होना चाहिए और वीज़े जारी करने चाहिए। देखिए खेल और जो दीगर सकाफती सरगर्मियाँ होती हैं ये तो हर जगह पे जो है वो होती हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी जो है पूरी दुनिया से जो है आर्टिस्ट आए हुए थे, आर्ट्स काउंसिल में मेला सजा, उसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए और बिल्कुल अच्छे माहौल में जो है यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी और अच्छे माहौल में उन्होंने वक्त गुजारा। तो इसी तरह इंडिया को भी सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं तो वो भी जारी सी बात है वहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि हमने भी कभी इंडिया को नहीं रोका यहाँ आकर खेलने से। वो एक अलग बात है कि वो खौफजदा होकर यहाँ नहीं आता और दीगर ममालिक में जो है वो फिर प्लान किया जाता है उस टूर्नामेंट को या फिर उन मैचेस को। तो कम से कम ये इस तरह की हरकतें करके जो है ये शर्मिंदा होना पड़ेगा इनको पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है, क्योंकि खेल तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको तमाम वो वहाँ पर रुकावटें नहीं डाली जाती हैं और उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ जो है इंडिया जो है वो ख़ास तौर पर जो है हमसे जेलिसी में कह लें या फिर हम कहें कि हमसे खौफ के आलम में कह लें, या फिर वो शायद उनके दिलों में हमारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। सर, हिम्मत नहीं है हमसे खेलने की। बस उनके अंदर मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि उनमें हिम्मत रही। हुकूमतों को चाहिए कि सर अपना दिल बड़ा करें सर, और भारतीय हुकूमत को चाहिए कि सर सकाफती कल्चर को, इस चीज़ों को हम सर पहले एक थे, अब बॉर्डर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप इस मामलात में भी अब सियासत को डालेंगे तो अफसोस की बात है। दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ जा रहे हैं। सर, वैसे देखा जाए 2022 में पाकिस्तान ने जो है वो एशियन टाइटल जीता था, ताखिर की इन्होंने वीज़े देने में, आधों को दे दिया, आधों को आप नहीं दे रहे, पता नहीं आधों से हमको क्या तकलीफ है। सर देखिए, ये तो आपने खेलों के वीज़े की बात की ना, भारत ने अभी कल एक कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से। कॉन्फ्रेंस थी, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से की जानी थी। भारत ने उनको भी वीज़ा नहीं दिया। तो ये फिल्मों की हद तक तो वो एक दोस्ताना हाथ बढ़ाते हैं कि कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सरहदी क़ैदोबंद नहीं है। तो लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो इस वक्त दुनिया का भारतीय सरकार का, मोदी सरकार का इस वक्त जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। खा वो कश्मीर की सूरत में हो, खा वो और दूसरी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उनकी गोलाबारी की सूरत में हो, वो इंसानी हकूक़ की हमेशा से पामाली करते आए हैं और कर रहे हैं। और हमारी बॉर्डर्स पर जो खड़ी अफवाज है वो उनका मुँह तोड़ जवाब भी देती है। इसी तरह कश्मीर भी, कश्मीरी जो अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो भी भारतीय चेहरा उसको आया कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अक़वाम मुत्तहिदा का एक कानून है कि उनको हक़ खुद इरादियत मिलनी चाहिए। तो भारत का ये मकरू चेहरा किसी से छुपा और ढका हुआ नहीं है कि वो किस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, किस तरह से वो खेलों के हकूक़ की पामाली कर रहा है, किस तरह से वो सारा सब कुछ वो इस वक्त जो है वो अगर आलमी दहशतगर्द अगर कहा जाए तो वो भारतीय हुकूमत को कह सकते हैं, मोदी सरकार को कह सकते हैं। सर वो तो खुद कहती है ना कि हम आपके शहरों में, इलाकों में हम खुद आ जाते हैं, ये धमाके मामला ख़राब जो होते हैं अपने मुंह से कहने लग गए अब तो। जी, पाकिस्तान में भी देखें ना आप, कितने जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके ताने बाने
भारतीय सरकार से मिले, कुलभूषण यादव का मामला हो या और कोई मामला, तो भारत तो चाहता ही नहीं है खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। वो चाहता नहीं कि पाकिस्तान जो जिस तरीके से मिलिट्री एतबार से माशाल्लाह पाकिस्तान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान हर एतबार से बढ़ सकता है अपना खुर्शीद भाई, लेकिन ये जानबूझ के मामला ऐसे बनाए हुए हैं। अब कराची से लड़के चले गए, सारे मामला हो गए, उनके साथ तय हो गए थे मेराज भाई कि हाँ ठीक है डन, हम आपको वीज़े शाया कर रहे हैं, और उसके बाद अभी देखिए उसको बेचारे लाहौर गए, लाहौर जाने के बाद आधों को वीज़े दिए और आधों को रोक दिया। आप देखें ना कि इस वक्त जो लास्ट मंथ जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें भी भारतीय वजीर खारजा तशरीफ लाए थे। अच्छा। और हमारा दिल बड़ा, हम लाहौर में सिख यात्री आते हैं, उनको बॉर्डर खोल देते हैं, हमारा वहाँ का बॉर्डर जो उनके लिए खोल देते हैं कि भाई आएँ और अपनी इबादत के लिए। तो पाकिस्तान से अगर कोई खेल की सतह पे या कोई और किसी सतह पे अगर जाना चाहता है तो उसको मैं समझता हूँ उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उनको वीज़े भी देने चाहिए, और अगर नहीं देते मैं समझता हूँ इसमें फिर उनको मकरू चेहरा दोबारा से आवाम और पूरी दुनिया के सामने आया हो जाता है। सर, और दूसरा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्हीं के होम ग्राउंड में चित कर दिया। कैसा रहा? माशाल्लाह देखें, खैर हार जी सबके साथ होती है, लेकिन ये कि खुशी होती है कि यार पाकिस्तानी टीम ने नहीं, इसमें देखें इसमें खुशी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हम गुज़िश्ता कुछ अरसे में देख रहे थे कि जो हमारी जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था। देखिए खेल तो खेल है, देखिए इसमें हार और जीत दोनों होती हैं, ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में हम ये देख रहे थे कि मुसलसल जो है ना वो कुछ शिकस्त खुर्दा से मामला थे, तो दिल ख़राब भी होता था, फिर भी मैच देख रहे होते थे कि शायद कुछ हो जाए, कि आपकी बार शायद कुछ हो जाए। तो लेकिन बहरहाल देखें तो गेम तो सही है, तो उसको उसी मतलब जहन पे भी उसी तौर पर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, और इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में वो बिल्कुल जो है अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाएंगे भी, और मुल्क को जो है मज़ीद कामयाबी से हमकरार करेंगे, ये और उम्मीद पे देखें दुनिया कायम है। ठीक है सर, रात में हम चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम जो है ना वो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है मामला ऐसे हैं कि हम सुबह सवाल होता है ना, सुना आज आप जा रहे हैं, तो आज जब वापस आएंगे तो आप क्या खाएंगे? एक होता है ना, अच्छा किसी का दफ्तर भी करीब होता है तो घर जाके खाना खा लेते हैं दोपहर का, और कुछ लोग लंच, तो आप लंच बॉक्स लेकर आते हैं सर आप दोनों? नहीं मैं लंच लेकर नहीं, आप लंच लेके नहीं आते, बस स्कूल में लंच लेके जाते थे। अच्छा सर, आपका क्या है? देखिए जी, लंच बॉक्स का इत्तेफाक है कि ऑफिस आते हुए तो कभी भी मामला रखा ही नहीं है। तो स्कूल के तक तो ठीक था वो, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं, और थोड़ा सा शौक़ भी था तो बाहर खाना खाने का, तो वो हम उसको पूरा कर लेते हैं दोस्तों के साथ या ऑफिस के साथ जो है वो बैठ कर जो है वो खाना खा लेते हैं। लेकिन लंच बॉक्स जो है वो लाना जो है बड़ा मुश्किल काम लगता है जी। सर, ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर ये तो चलें, अब जो भी है खाना पीना होता रहेगा, तो आप भी खाएं, कुछ बनाएं। अब सोच रहे होंगे आज अब मैं बताऊंगा आज जो है वो क्या रेट चल रहे हैं, आलू प्याज टमाटर वगैरह बताऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वापस आते हैं। सर, कराची बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, और लेकिन माना कि मुर्तज़ा वाब साहब बहुत काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि कराची बहुत बड़ा है, मुर्तज़ा वाब साहब अकेले हैं बेचारे, अब क्या कहाँ कैसे संभालें, लेकिन उनकी टीमें काम करें, लेकिन उनकी टीम में थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है मुर्तज़ा वाब साहब। अगर हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम या उनकी टीम में से कोई देखा तो प्लीज़ थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाइए। लेकिन अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, उसको ज़रा नोटिस ज़रूर कीजिएगा। सर, एक चीज़ है जहाँ शारिफ फैसल को सजाया जा रहा है, मैच की आमद है और सब चीज़ें हैं, कराची एयरपोर्ट से लेकर जनाब आप एक्सपो सेंटर तक लाजवाब। और दूसरी जानब है कराची का दूसरा रुख, जब कराची में हम यहाँ से आती है, देखें आप मेराज भाई, खुशी भाई ज़रा देखें, ये दोबारा प्ले कीजिएगा ज़रूर इसको। ये मैं दिखा, जब आप कराची में बाय रोड आप एंटर होते हैं तो ये भी एक कराची का वेलकम है, ये एक और वेलकम है। एक तो एयरपोर्ट वाला वेलकम है, एक बाय रोड वेलकम जहाँ तमाम शहरों से बसें आती हैं। ये देख रहे हैं आप, सेफ्टी जो बैरियर्स गेट्स जो लगे होते हैं ये सर ये टूट गए हैं बिल्कुल, और ये 30 से 40 फुट गहरा है। खुदा ना खास्ता एक बस तो आराम से अगर डिसबैलेंस हुई या कोई मोटरसाइकिल सवार तो 40 फुट गहराई की है, नीचे जाके आराम फरमाएंगे। और साथ वाला जो बैठे होंगे भाई साहब, जो सरिये निकाल के वो वहाँ बैठे, उनको कहेंगे खैर तो है, नीचे आ गए बहुत जल्दी। तो ये अफसोस की बात ये देखें, ये और ये साल हो गया इसको, इस बात को, और ये टूटा हुआ है। और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन बेल्ट को बड़ा अच्छे तरीके बनाया था इन्होंने, और वो ग्रीन बेल्ट भी अब सफ़ास्ती से इधर हो गई है। पानी शानी डलता था, आई लव कराची भी लिखा हुआ था यहाँ के ऊपर, और वेलकम टू कराची भी लिखा हुआ था यहाँ के ऊपर, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो किधर गया वेलकम टू कराची। तो ये सर, ये देखा आपने? ये बिल्कुल मैंने देखा, ये अल्लासिफ स्क्वायर के पास की वीडियो है हाईवे की। देखिए जी, जैसे आपके घर में जब आप एंटर होते हैं, घर का दरवाज़ा होता है,
आप कोशिश करते हैं बड़ा खूबसूरत हो, कुछ सजावट भी हो उसके ऊपर। वेलकम, हाँ सही है ना। तो मेहमान जब आता है तो उसको एक अच्छा लगे ना, अच्छा लोग को एक उसको अच्छा एहसास हो कि यार मैं किसी अच्छी जगह पर आया हूँ। तो इसी तरह जो टोल प्लाजाज होते हैं ना, सुपर हाईवे पर हों या नेशनल हाईवे पर हों, तो वो भी आपके शहर का दरवाज़ा कहलाते हैं। तो बहरहाल टोल प्लाजा के हालात तो बेहतर हैं कदरे, अगर अब आपने देखा हो तो। लेकिन इसको हम यहीं रोकेंगे, थोड़ी सी वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो है आपसे बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर पे छोड़ के जा रहा हूँ, अगर एक चीज़ हो सकती है वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली सबसे के आगाज़ में एक बार फिर वेलकम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सुबह हो तो चुकी होती है। सुबह सुबह जब हम फजर की नमाज़ अदा करते हैं, उससे पहले तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर नमाज़, फिर कुरान शरीफ पढ़ के अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करते हैं, और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाते हैं। तो हम ब्रेक से पहले थे, बातचीत कर रहे थे, और मैं ये भी कह रहा था कि ख़वातीन की ज़ाहिर है सारे अपने मर्द हज़रात चले गए अपने घरों, अपने दफातर की जानिब, और ख़वातीन अब बैठी हैं, नाश्ता सा करी हैं, काम शाम करवा रही हैं, और काम तो हो रहे हैं। और काम वाली आज नहीं आई, ये भी बड़ा एक संगीन बुनियादी मतलब हमारी ज़िंदगी का है पहलू है, जो कि अगर नवासी ना आए तो फिर क्या होता है, इस पर भी हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज जो है भाव ज़रा देखें कि आज आपने क्या पकाना है, तो ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा आज का भाव। तो आज के भाव में टमाटर जो है 100 रुपये है। सर आपने बताना आप किस इलाके से, तो वो ज़रा आसान हो जाएगा। आलू जो है 50 रुपये, मैक्सिमम 58 रुपये है आलू, और लहसुन जो है 370 रुपये है। आई डोंट नो कि आपके इलाकों में क्या चल रहा है। अदरक जो है 550 रुपये किलो, 633 ज़्यादा से ज़्यादा। गाजर जो है 50 रुपये किलो, नहीं सर कल तो 150 रुपये मैंने खरीदी है। तोरी जो है वो मिनिमम 90 रुपये, स्कीम 33 की बात करूँ। लौकी 80 रुपये, फूल गोभी 50 रुपये, फूल तो है लेकिन खुशबू में नहीं होती, लेकिन फ़ायदेमंद होता है। खीरा 60 रुपये, पानी बेहतरीन, किडनी के लिए मुफीद होता है, रोज़ाना। भिंडी 160 रुपये, लेडी फिंगर भी कहा जाता है इसको जनाब, तो बुरा नहीं। प्याज अगर बात की जाए तो 110 रुपये, बचपन से सुनते हैं जिस शहर में जाओ एक प्याज थोड़ी सी खा लो, ऐसा होता है। सुनते तो हम भी हैं, तो खाते हैं आप? बिल्कुल खाते भी हैं जहाँ पे खाते हैं। एहतियात अच्छी है, अच्छी चीज़। तो वाकई फिर कोई तब सही देखिए मैं सुनते हैं हम, हमारी अम्मी बताती थी, अब्बू भी बताते हैं कि किसी भी शहर में अगर आप जाएं ट्रैवल करके, तो सबसे पहले वहाँ पे खाने के साथ प्याज ज़रूर खाएं। अच्छा। तो उसमें आप कुछ कहते हैं कि कुछ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कहते थे, और उनकी बात में कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है छुपी होती थी ऐसी चीज़, तो उसको बहरहाल अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप हाँ जी, वायरल इन्फेक्शन से बच जाता है आदमी। जो हवाई आप जैसे कहते हैं ना कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो कहीं किसी शहर में फ्लू का मर्ज़ फैल रहा है या कोई और किसी किस्म का मर्ज़ है, वो वायरल इन्फेक्शन से कहते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उनसे आप महफूज रह सकते हैं। क्योंकि आप एक शहर से बिल्कुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, हवा मुख्तलिफ होती है शहर की। आप जब दूसरे शहर में जाते हैं तो यकीनी तौर पर कहते हैं कि हकीम लुकमान का कॉल है ये, कि अब आप कोई और शहर तब्दील करें, हिजरत करें कुछ वक्त के लिए, तो शहर की जो है वो प्याज ज़रूर खाने में इस्तेमाल करें, ताकि आप जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे बच सकें। ठीक है सर, बात करेंगे आगे ज़बरदस्त के इस वक्त तरक्याती काम जारी हैं, और मुर्तज़ा वाब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब मेयर कराची हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो है दुनिया भर में एयरपोर्ट से मुल्क का चेहरा दिखता है, और उसको बड़े तरीके से हम देख रहे हैं, वॉल चॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और कारपेटिंग तरीके से और सारे काम हो रहे हैं, और तरक्याती काम बड़ी तेज़ी से जारी हैं। सर देखिए जी, बिल्कुल ऐसा है। ख़ासतौर पे एयरपोर्ट वो जगह जहाँ दुनिया भर से ज़ाहिर सी बात है हमारे कराची एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स उतरती हैं, और फिर वो लोग शहर में जब दाखिल होते हैं, तो हमारे सबसे पहला बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जब आप जो एयरपोर्ट से निकलने के बाद जैसे शारा फैसल को आप कनेक्ट करते हैं, तो एक तो सामने ही हमें बहुत सारी ऐसी दुकानें नज़र आती हैं जहाँ बिल्कुल डेंटिंग पेंटिंग कलर हो रहा होता था, ठोका पीटी, और लोग इधर उधर घूम रहे होते थे। तो इसको सबसे पहले किया गया, वहाँ पर एक वॉल बनाई गई बहुत अच्छी सी, और उस पर डिज़ाइनिंग भी की गई है। उसके साथ साथ एक पूरा जो है ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट जो है शारा फैसल का वो डिज़ाइन किया गया। अच्छा, ये मैं आपको एक साथ साथ ही बात बताऊँ कि जो हमारे अभी इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब हैं, ये इस वक्त यहाँ मेयर नहीं थे जब ये प्रोजेक्ट फ़ाइनल हुआ और इसका बजट फ़ाइनल हुआ। ये कम से कम 2 साल हो गए इस बात को, और इसमें KDA भी था, कंटोनमेंट का एरिया भी था, कंटोनमेंट वाले भी थे, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ 2-3 डिपार्टमेंट्स और थे जिन्होंने मिलकर कमिश्नर कराची की ज़ेर निगरानी इस पर काम करना था। इसमें जो ग्रीन बेल्ट है उसको बेहतर करना था, खूबसूरत फूल और गमले वगैरह लगाने थे शारा फैसल पर, और इसके साथ साथ CCTV कैमरास थे वो लगने थे, खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह लगनी थी, और उस पर काफ़ी हद तक हमने ये देखा है कि काम हुआ है। तो अब अगर आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और जानिब शहर के सफ़र करते हैं, यानी कि आपको नर्सरी जाना है या मेट्रोपोल की जानिब आप जा रहे हैं, तो आपको फीलिंग आएगी
कि वाकई कुछ काम हुआ है। बहरहाल 2 साल लगे इसमें, और इसमें जाहिर सी बात है रोल तो मेयर साहब का भी है। मुर्तज़ा बाब साहब जाहिर सी बात है अब इस वक्त मेयर हैं यहाँ पर कराची के, तो वो भी इसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, और उनकी दिलचस्पी की बात ये है कि कुछ और मज़ीद बेहतरी आई है। अभी तक वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी मुकम्मल होगा। लेकिन बेहतरी बहुत ज़्यादा आ गई है, शायर फैसल की खूबसूरती में कुछ इजाफा हुआ है। क्या बात है जनाब अली, खूबसूरती में इजाफा हुआ चाहता है और यूँ ही हमारा कराची सस्ता रहेगा, और कराची को हमने भी खुद साफ़ करना है। सर आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया, मिराज भाई आपका शुक्रिया, खुशी रमज़ान साहब आपका बेहद शुक्रिया। वक्त की कमी और बहुत चीज़ों को हमें ऐड ऑन करना है करके जनाब। अब कुछ नई जिद्दत भी है, कुछ हमारे कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तलबा जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, और उनके टैलेंट को भी हम उजागर करने हैं कि भरपूर कोशिश करेंगे हमारे चैनल की तवज्जो से। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा ज़र खिदमत होंगे। अगर नाश्ता नहीं हुआ है अब तक तो जल्दी से नाश्ता करके फटाफट आ जाइए। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एचएन, आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपने खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और हम एक और खूबसूरत से टैलेंटेड लोगों के साथ हाजिर हैं। और ये वो टैलेंटेड लोग हैं जो जनाब अली अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी क्लास, अपनी फैमिली में, अपने इलाक़े में छाए हुए हैं, और इस वक्त बहुत सी टेलीविजन स्क्रीन न सिर्फ बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनका बड़ा चर्चा हुआ चाहता है और हो रहा है, और बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। और जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे टीवी के तवज्जो से आपकी स्क्रीन हम आपको दिखाएं कि हमारे कितने टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि बहुत कुछ बना रहे हैं, बस सिर्फ उनको एक बेहतरीन सा रास्ता रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद फिर देखिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो मेरी ज़मीन में बड़ी ज़रखेज़, तो इस ज़रखेज़ को आगे बढ़ाएंगे और सपोर्ट करना हमारा मकसद है। हम किसी भी हाल में कहीं भी किसी को भी काम करते हुए देखें तो उसको ज़रूर उसको शाबाशी दें, उसको सपोर्ट करें, उसको पुश करें, फिर देखें वो किस रफ्तारी के साथ, किसी दिल लगी के साथ वो काम करता है या करती है। चाहे उसका खाना अच्छा हो या ना पका हो, लेकिन उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए। बाद में ज़रा साइड में कह सकते हैं कि साहब इसको यूँ ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगर गार्डनिंग की बात की जाए, कहीं पौधों कहीं ऐसी चीज़ें लगा दी जाएँ, कुछ ऐसे मामला हो कि यार वहाँ भी मशवरा दिया जा सकता है, तो मशवरा दें, ज़रूर दें, लेकिन अच्छे और पॉजिटिव के सोच के साथ जब देंगे तो वो बंदा काम करने वाला ही, करने वाली खातून एक पॉजिटिव इसको मैसेज लेते हुए और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। तो इसी तरीके से आज हम बात करें कराची यूनिवर्सिटी के तलबा ने दुनिया का सबसे छोटा रिचार्ज नेबुलाइज़र जो है वो बना डाला है, और आप लोग यकीन देख रहे होंगे, पहुंच भी गए होंगे। उसमें ये जामे कराची के फार्मेसी के आखिरी साल तलबा हैं जो कि एक ग्रुप में एक मुतासिर को नई ईजाद मुतारिफ़ करवा दी गई है जनाब अली। ना सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा, जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा जो है नेबुलाइज़र है, जो कि जिनको सांस का इशू हो, दमे का इशू हो, या सांस लेने में दिक्कत आती हो, या हम इनसे भी बात करेंगे कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर में मौसम की तब्दीली, और कहीं पंजाब में हम देख रहे हैं अभी तो सिंध में भी रुख हो रहा है फोक का, तो क्या उसमें भी ये काम आएगा। और बहुत सस्ता, कम प्राइजेस में, वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। लिखा तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वेलकम करेंगे हमारे साथ टीम लीड कर रहे हैं जनाब अली अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त। और हमारे साथ जनाब अली तज़मीन सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं, माशाल्लाह। और जनाब सैयद वलीउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह यार। तो ये ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों ने जो है बना डाली, और आप लोग छा गए यार, मतलब कमाल कर दिया कि हम मजबूर हो गए कि यार बुलाना बनता है और दुनिया को दिखाना भी बनता है। हाँ जी, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। कैसे आप पहले तो ये बताएं कि फार्मासिस्ट ज़ाहिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं या अभी फार्मेसी पढ़ रहे हैं, क्या सीन है? नहीं, अभी हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, फार्मेसी फाइनल स्टूडेंट्स हैं। अरे वेरी गुड, फाइनल में है, आखिरी जस्ट टेक ऑफ। जी। उसके बाद फिर ज़िंदगी आगे। हाँ बिल्कुल। तो वो साल मुकम्मल के एडमिशन लेना है, अभी जाना है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मशवरा खुद का था इस फील्ड में आने का, ये क्या हुआ था? मशवरा ये था कि मेडिकल फील्ड में ही ट्राई कर रहे थे, सारे ऑप्शंस देखे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखी, कभी दिल किया इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, कभी, लेकिन इसके बाद फैसला ये किया कि नहीं, फार्मास्यूटिकल्स जो है एक बहुत ही वसी फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, ना कि एक जगह डिपेंडेंट होने के, इसलिए इस फैसले के तहत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तज़मीन ये बताओ कि ख़ुद का फैसला होता है, हम जब इंटर करते हैं, हमने मास्टर्स करना है या कुछ पढ़ना है किसी फील्ड में ना, तो हम लोगों का से मशवरा लेते हैं, अपने बड़ों से लेते हैं, अब्बा से लेते हैं, अब्बा कहते हैं ये कर लो, मम्मा कहती हैं ये कर लो, फ्रेंड्स कजन्स कहते हैं नहीं मेरे ख्याल से ये फील्ड बहुत अच्छी है, ये कर लो। इसमें मुब्तला हुए थे या अपना खुद साख्ता फैसला था कि मैं फार्मेसी? मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसमें आप बहुत अच्छे हो आपको वही करना चाहिए, ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है उसमें चले गए, फिर हो सकता है हम आगे फिर अच्छा ना परफॉर्म कर पाएँ। ऐसा होता है भाई? मेरे एक दोस्त है, हाँ। उसने क्या किया कि उसके घर वाले प्रेशर कर रहे थे कि ना आप मेडिकल में चले जाओ। अच्छा, मेडिकल में चले जाओ, मेडिकल उसने लिया मेडिकल लिया। स्कूल लाइफ पूरी वो प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, इंटर प्री मेडिकल
से दिया। Okay. केयू में जब वो आया एडमिशन लिया, उसने आर्किटेक्चरिंग में ले लिया एडमिशन खुद से? फिर मैंने बोला भाई ये क्या हुआ? कह रहे कि मेरा शुरू से ही माइंड उस तरफ था, घर वाले पुश कर रहे थे, तो घर वालों की वजह से मैंने वहाँ तक कर लिया। लेकिन अब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये वाला पॉइंट है कि अब मैं अपनी सुनूँ, जहाँ पर मेरा माइंड बन रहा है बस मैं वहाँ पे जाऊँ तो मैं बैठ दे सकता हूँ अपना। तो इंसान जहाँ पर खुद को रिलैक्स फील करे, खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो, बस वहाँ पर जाए तो उसके तरक्की के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरी नाइस यार। और ये बताएं कि आपकी ज़ाहिर है ये सारे आपके टीचर भी तो होंगे जो इसके ऊपर पूरा आपको उन्होंने कहा होगा इस पे आपने अपना थीसिस, इज थीसिस और व्हाट? नहीं, थीसिस नहीं है, हमने इसको डेवलप ही एज अ प्रोडक्ट किया था। हम फर्स्ट डे से एज अ प्रोडक्ट ही डेवलप कर रहे हैं इसको, ताकि प्रॉपर्ली मार्केट के अंदर ला सके। हाँ, हमने यूनिवर्सिटी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हमें काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले किया, ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी की तरफ बहुत अच्छी तरह अवेल हुई। अरे वेरी गुड। तस्मीन, कौन टीचर थी जिन्होंने आपको लीड किया है? एक ज़ाहिर एक घर में माँ बाप होते हैं जो आपको लीड करके चलते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज में एक हमारे टीचर होते हैं जो वो भी एक पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो हमें समझाते हैं, दुनिया की चीज़ें बताते हैं, तदरीसी अमल बताते हैं। तो वो कौन टीचर है वो? सारे ही टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसमें हर टीचर का ही रोल होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें सर हारिस जो थे हमारे, उनका बहुत अच्छा रोल था। मैम सना हमारी, मैम सना है, वो हमारे साथ बहुत जगह खड़ी रही। हमारे डीन हारिस हैं, मैम सना है, उसके साथ साथ सर फर्रुख हमारे साथ बहुत अच्छे रहे, मैम राबिया हमारे साथ बहुत अच्छी रही इन चीज़ों में। बेसिकली हम इन चीज़ों में जहाँ जहाँ हमें गाइडेंस चाहिए हम वहाँ उनके पास जाते रहे। वेरी नाइस। अब आते हैं काम की बात पे। जो आप लोगों ने जो है नेबुलाइजर बनाया, दुनिया का सबसे छोटा नेबुलाइजर, जो आप कहीं भी लेके जेब में इधर उधर आप चले जाएँ, तो वो ज़रा दिखाएं ज़रा एक दफ़ा हमारी स्क्रीन पर, ज़रा रोक के देखें, दिखाएं ज़रा, चले मुझे दिखाएं। अच्छा, ये इन्होंने बनाया है और मैं चाहूँगा कि इसको देखिए। ये बड़ा ही कुछ छोटा सा स्मार्ट सा है, और इसमें इसके ऊपर मास्क लगाना चाहें तो इसमें मास्क भी लग जाता है। हाँ दिखाएं ज़रा, दिखाएं मुझे मास्क, दिखाएं ज़रा। अच्छा, ये जनाब हमने इसको डिज़ाइन किया है कि कन्वेंशनल मास्क के साथ भी यूज़ हो सके, जैसे ये कन्वेंशनल मास्क का यूज़ हो रहा है डॉक्टर के साथ। अच्छा, अरे वेरी गुड। और इसके अलावा आपके पास ये स्नैप फिट है, इसको रोटेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, और इसके साथ हमारे पास जो दूसरे, इसका अपना एक मास्क हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके पास स्लीव्ड मास्क है, जिसके स्लीव के तौर पे इसके साथ ही रहेगा हमेशा, सेकेंडरी मास्क कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वेरी नाइस यार। और ये रिचार्ज यहाँ, अरे तो इसमें तो चार्जर भी पिन दी हुई है, तो ये चार्ज भी होता है बिल्कुल। ये क्या एंड्रॉयड है, सी टाइप है, क्या है? ये वाला मॉडल आपके हाथ में जो है, ये अभी फिलहाल क्या कहते हैं माइक्रो यूएसबी एंड्रॉइड चार्जिंग केबल में है, और इसके अलावा हमारे पास टाइप सी चार्जिंग केबल में भी एक मॉडल है। अच्छा, अरे यार, बेसिकली दोनों मॉडल हम प्रोवाइड करते हैं। यानी आप सारे मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं सी टाइप। आजकल ज़्यादा पूरी दुनिया आईफोन वाला भी हो जाएगा, टाइप सी पे जाएगी। आईफोन ने तो खुद उसको अबैंडन कर दिया हम निकालेंगे इस पे, इंशाल्लाह मार्केट थोड़ी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह आईफोन वाला भी ले आएंगे। आईफोन वाला ले आएंगे। चलो, ये यहाँ तक आ गए तो फिर तो मसले की कहानी खत्म हो गई। अच्छा, ये मुझे बताओ इसके क्या है, थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा, ये तो सारा पैक शक लग रहा है, और इसमें थोड़ा डिटेल बताओ, इसमें क्या, कहाँ से कैसे डलता है, थोड़ा सा ऐसे करके हमारे नाज़रीन को भी दिखाइएगा। ये ले मुझे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, सिर्फ इसमें इसको हमने डिज़ाइन किया कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो सिस्टम के अंदर। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कि इसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो। कन्वेंशनल सिस्टम से मूव करने की वजह ये थी कि कन्वेंशनल सिस्टम के साथ प्रोसेसेस बहुत इन्वॉल्व थे। आपने अपनी मेडिकेशन ली, मेडिकेशन को आपने सिर्फ अपनी लेना है, और इसके बाद सिर्फ अपने लिड ओपन करनी है इसकी। इसका मेडिसिन कंपार्टमेंट है, यहीं रखिएगा। मेडिसिन कंपार्टमेंट के अंदर आपने सिर्फ इसकी जो मेडिसिन है वो आपने डाल देनी है। ठीक है। जो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है आपने डाली, उसका आप कैप लगाएं इसको, और कुछ सिर्फ सिंगल बटन प्रेस है, सिंगल बटन प्रेस करते ही एटमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहीं रुकिएगा, कैमरा पकड़े हमारा, ज़रा रुकिएगा ज़रा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो ज़बरदस्त। इसमें आपने वैसे क्या, ये वो डिस्टिल वाटर है क्या है? जी, डिस्टिल वाटर दिखाएं ज़रा। ये वाजिब बात। नाज़रीन ये देखें आप, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से, करीब से देखें, ये देखें, ये इनका ये इसमें बटन भी लगा हुआ है, और इसमें जो है ये आप ऐसे कर सकते हैं, तो कमा ऐसे करेंगे तो आपकी अगर ना अच्छा, ये अगर साइनस इशू है उसके लिए भी? यस, बिल्कुल। साइनसिस के इशू के लिए, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, इसके अलावा सीओपीडी के पेशेंट्स के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा है, चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। असल में जब आपको डीप रिस्पिरेटरी टिश्यूज़ में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आप कन्वेंशनल सिस्टम्स के जरिए डीप रिस्पिरेटरी टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच सकते। फाइन। अच्छा, ये मुझे बताएं इसकी प्राइस क्या है, मार्केट में अवेलेबल है, या अभी आपसे कहीं से कोई बाय करना चाहे ऑनलाइन ले सकता है? अभी हम इसे लॉन्च करेंगे। अच्छा। लेकिन इसकी प्राइस हमने इतनी रखी है कि 2000 समथिंग बस। ठीक है। और तैयार होने में इसको कितने दिन लग जाते हैं इस प्रोडक्ट को आपके लिए? एक दिन में हो जाता है, एक दिन में तैयार हो जाता है, मसला नहीं है। अभी कोई पूरा बैच रेडी होता है पूरा है? अच्छा, ऐसे नहीं कि हम एक दिन में एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, सेल किस तरह करेंगे, अगर स्केलेबल नहीं होगा। ग्रेट हो गया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आगे लेके जाए। बड़ी ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट इन्होंने बना दी है, और आप भी इनको प्रैक्टिकली हमने आपको करके दिखाया। और वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, कहीं में जाएगा सिटी एट 10 में आपके साथ साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं और जनाब अली स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक से पहले भी, अब ब्रेक के बाद इनका नया एक और ग्रुप है जो इसी काम में जो है वो मशगूल है। बात करें जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं मीर ओन रज़ा साहब मौजूद हैं, ताहा मौजूद हैं और वली और तंजीम। अच्छा, कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सेट है, मज़े में हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वेरी गुड यार, क्या हो रहा है भाई, कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। अभी हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने, और आपको ही हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा छाए हुए हैं आप हैं अपनी टीम को लेकर। पेशेंट के तौर पे। पेशेंट अच्छा, पेशेंट के तौर पे। ओके फाइन। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में यार, क्या है ये नेबुलाइज़र जो है, क्योंकि हम ब्रेक से पहले बात करते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है जिनको दमा का इशू हो या साइनस इशू हो, और नेबुलाइज़र के मुकाबले में जो हम इलेक्ट्रॉनिक नेबुलाइज़र देखते हैं, ये हॉस्पिटल जाकर नेबुलाइज़ करवा रहे होते हैं, बड़ा अब आप लोगों ने बड़ा स्मार्ट बना दिया कि कहीं भी पॉकेट में, तो ये औरों के मुकाबले में आपका वाला नेबुलाइज़र कैसा है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे पास पुराने कन्वेंशनल नेबुलाइज़र होते हैं वो 8,000 to 12,000 के हमारे पास प्राइसिंग में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो भारी भरकम होते हैं और उनको निकालने में, लगाने में, उसके सारे असेंबल करने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो हमने इसी सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ये हमारे पास नेबुलाइज़र हमने डिज़ाइन किया। अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास ड्रॉबैक्स थे कन्वेंशनल नेबुलाइज़र के, वो सब के सब इसके अंदर सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहला वो बल्कि होता था, ये बल्कि नहीं है। ये क्या है, इसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा छोटी है जो हमारा पॉकेट फ्रेंडली है। इसके साथ साथ वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वेट होता है उसके अंदर, ये इसके अंदर बिल्कुल भी वेटलेस है, ये मतलब कम वेट है इसका। और इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइजिंग होती थी, इसके अंदर बिल्कुल भी नॉइजिंग नहीं है। आप अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो विदाउट नॉइजिंग आपके पास आराम से यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या चीज़ें यहाँ पे पास आपके कैरी कर सकते हैं कहीं भी आराम से, इजी टू कैरी है। अब ये भी तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे अमेज़ॉन या इधर उधर आ रहे हैं नेबुलाइज़र जो कि हमारे पास पोर्टेबल होते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, उसकी डायमेंशन इस तरीके से होती है, सिलिंड्रिकल होती है और इसकी जो हमारे पास जैसे हेड इसका मास्क पुट करने का ना ऊपर की साइड पे, उसका साइड माउंटेड होता है। इसकी वजह से आप अपने क्या नाम है पॉकेट के अंदर बिल्कुल भी आप कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। अब कोई भी चीज़ ना पोर्टेबल होने के साथ साथ जो है पॉकेटेबल भी होना ज़रूरी है। अगर आप पॉकेट के अंदर वही चीज़ रखेंगे जो आपके कंफर्टेबल होगी, तो इसी वजह से हमने इसकी डायमेंशन इस तरीके से रखी है। आप समझ रहे ये हमने वेव वगैरह बना दिया, इसकी डायमेंशन में हमने इसलिए हाँ, लोगों के माइंड में चल रहे होंगे बहुत सारे आइडियाज़ कि ये तो बड़े काम आ सकता है। ऐसी बात है। हाँ, सॉरी, काम की चीज़। ये नेबुलाइज़र है, नेबुलाइज़र है, इसको नेबुलाइज़र ही समझे। हाँ, तो हमने इसकी डायमेंशन ऐसे रखी है कि आराम से हमारे पास पॉकेट के अंदर। ठीक है। मीरोन, ये बताओ कि टाइमिंग की अगर बात करें, कितनी देर तक चलता है एक चार्ज में? एक चार्ज पे ये 30 to 35 मिनट्स चल लेता है। ठीक है। और फिर आप टाइप सी का इसका पोर्टेबल चार्जर होता है, वो चार्ज का आप वो भी कैरी कर सकते हैं आराम से, वो भी कोई मसला नहीं। मटेरियल क्या है ये जो बना के? फाइबर है, प्लास्टिक है, ये क्या चीज़ें हेल्थ के लिए बेहतर है? हाँ, हेल्थ के लिए बेहतर है क्योंकि हमने जो मटेरियल्स में इस्तेमाल किया है वो है फूड मटेरियल ग्रेड, जो कि बायोप्लास्टिक है। वो मतलब बॉडी के लिए कोई इतना हैजर्डपन। ठीक है, मतलब आपने इस चीज़ को भी जो है वो हम इस चीज़ पे भी फोकस किया है। वेरी गुड। हम लोग फार्मासिस्ट हैं तो इसी पे हमारा मेन फोकस हमारे इस पे ही होता है कि यही होना चाहिए। वेरी गुड। ज़ुएब से बात करेंगे। ज़ुएब, मुझे बताओ, आपको भी वेलकम करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पूरी टीम है, आप लोगों को सब 1 to all पे ब्रेक से पहले हम थे। ज़ुएब, बच्चों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के लिए कैसा है, फ्रेंडली है? बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है क्योंकि देखें जो कन्वेंशनल नेबुलाइजर्स हमारे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वो बल्कि होते हैं और दूसरा वो एक जगह पे रखे रहते हैं। सही है, तो बच्चों को उस जगह पे जाना पड़ता है और नेबुलाइजर करने के लिए वहीं पर बैठे रहना पड़ता है। और हमें ये बात पता है कि हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो कभी भी एक जगह पे नहीं बैठते। सही है, तो शादियों में नहीं एक जगह बैठते, शादियों में इधर उधर भागते रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि उन बच्चों को एक जगह पे बैठा देना। तो हम लोगों ने क्या करा, उस प्रॉब्लम को देखते हुए, और उसकी नॉइज़ इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे उस चीज़ को देखते ही डर जाते हैं कि क्या चीज़ें, क्या मशीन है, पता नहीं कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा इसको। तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ से दूर भाग रहे होते हैं। तो हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकाल दिया और एक ऐसा नेबुलाइजर निकाल दिया जिसको हम आसानी से लगाएं और हम बच्चे कहीं भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। भाई मुझे बताओ कि ये कहाँ बाय कोई है कुछ अभी तक इसको प्रमोशन एक्टिविटी कुछ हुआ, मार्केटिंग लाइक समथिंग कुछ आगे होप्स नजर आ रही? मार्केट के अंदर हमने लॉन्च तो नहीं किया। खैर हमारा है कि 6 to 8 मंथ्स में हम लोग पेटेंट हो जाएंगे। पेटेंट के बाद फिर हम अपनी हमने करा हुआ है पेटेंट के लिए, हमने वेबसाइट बनाएंगे मार्शियल इन्वर्टर्स के नाम से। लेकिन अभी जो है ना फिलहाल कोई अभी लेना चाहे, अभी कोई लेना चाहे, अगर बाय करना चाहे आपसे, तो हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे मार्शियल इनोवेटर्स के नाम से। दोबारा बताइए। मार्शियल इनोवेटर्स, मार्शियल MARSIAN और इनोवेटर्स। ठीक है, इसके नाम से हम इंस्टाग्राम पे हैं और अभी फिलहाल लिंक्डइन, ये 2 प्लेटफॉर्म पे अभी। यानी आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को फॉलो कर
में। वेरी नाइस यार, ये बड़ा अच्छा काम किया है। चलो यार माशाल्लाह, क्या महम पैगाम है आपकी तरफ से, प्लीज़ यार बताएं मुझे। बस पैगाम ये है कि अगर गवर्नमेंट और जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं फार्मा से रिलेटेड होगा या फिर क्लिनिकल साइड से, अगर वो हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। जी, अल्लाह का करम है, हमें बाकी बहुत गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए कि हमें हमारी इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो, जो आजकल लोग वैसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए जो है हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सस्ता होगा ताकि जो हमारे गरीब, हमारे मिडिल क्लास जो आवाम है, तो उन तक जो है वो ये चीज़ पहुँच सके। वेरी नाइस। ज़ुहैब ताहा और ओन हमारे साथ मौजूद थे और इसमें हम बात कर रहे थे डिटेल। इनकी पूरी टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। ब्रेक से पहले भी इनकी टीम को बढ़ाना पड़ा, टीम के बाद भी हमें ब्रेक के बाद आना पड़ा, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो चीज़ें रह गई थी, और ये बैकअप शैकअप दे देता आराम से। जी 35 मिनट्स का 5 डोजिंग आराम से हो जाएगी। 5 एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना 5 मिनट्स की आराम से हो जाएगी। आराम से हो जाएंगी। चलो वेरी नाइस हो गया, और रिचार्जेबल है, पोर्टेबल है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो बच्चों के लिए भी फ्रेंडली है, बड़ा ज़बरदस्त है। कराची यूनिवर्सिटी ने इनको तो सपोर्ट कर दिया। इन बच्चों ने अपनी मेहनत के साथ अपने टीचर के साथ मिलकर एक टीम वर्क किया, और उस टीम वर्क को लेते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ आन पहुँचे हैं। अब हम दुआ गो हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा इदारा जो इस फील्ड से वाबस्ता है वो इनको देख रहा है, तो बिल्कुल उनको चांस दीजिए। इन्होंने अपना प्रोफाइल भी शेयर कर दिया है, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो लेते हैं यहाँ एक छोटा सा वफ़ा। वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे सिटी एट 10 में आपके साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एक बार फिर शुक्र अदा करेंगे कि हम दोबारा वेलकम बैक करके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। और अब जो है टॉपिक बड़ा ख़ास है, बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वर्ल्ड ऑब्वियसली डायबिटिक डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या ख्याल रखना चाहिए, क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, क्या फैमिली में किसी को डायबिटिक है तो क्या मुझे भी हो जाएगा, और अगर किसी को है भी फैमिली में तो मैं अपने आप को कैसे बचा सकता या बचा सकती हूँ, और अगर एक हामला खातून है, अगर वो डायबिटिक है तो क्या बच्चे को भी डायबिटिक हो सकता है, और मुझे इंसुलिन ज़्यादा मेरे लिए मुफीद है या मेडिसिन मेरे लिए बेहतर है। मुझे डर लगता है शायद इंसुलिन एक आखिरी हल है, उसके बाद मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं मेडिसिन पे ही ठीक है, या फिर मुझे शायद कोई हकीमी टोटके कर लेने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शायद के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सी सवालात जो मेरे माइंड में मैंने कर डाले हैं, तो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वक्त दे रहे हैं डॉक्टर ज़मान शेख साहब। आप प्रोफेसर की हैसियत रखते हैं ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट फिजिशियन। आप डायबिटिक हैं ना, से बल्कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। सर वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं सर? सुबह बखैर सर। कैसा वक्त गुजरता है डॉक्टर फील्ड में रहते हुए? सुबह मसरूफ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुद खिदमतें हुकूकुल इबाद निभा रहे हैं आप। नहीं, अगर खिदमत के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा नेक काम है सर। अगर लालच के लिहाज से देखें तो सबसे बुरा काम भी वो वही है, तो नेत पे है अपनी। सर क्या मुझे थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है हम डे मना रहे हैं इसको, एक मुसलसल डायबिटिक डे, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें सबसे पहले तो आप प्लीज़। डायबिटीज़ सर देखिए ना, डायबिटीज़ पहले तो ये बताऊं कि चीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कई लिहाज से दूसरी सारी बीमारियों से मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये है कि जिस दिन से डायग्नोज हुई उस दिन से लेके ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो साथ नहीं छोड़ती, आपके साथ रहती है। उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। हम मजाक में कहते हैं कि बीवी शोहर को छोड़ सकती है होता रहता है, शोहर भी बीवी को छोड़ सकता है, शुगर आपको नहीं छोड़ेगी। सिंसियर फ्रेंड है, मोस्ट सिंसियर। तो उसका फेस करना है, उससे आप मोड़ नहीं सकते कि भाई मैं आपको लिफ्ट नहीं कराता, तो वो आपको लिफ्ट कराएगी। लिफ्ट ये कराएगी कि अल्लाह खैर करे, आंखें हमेशा के लिए नाबीना, गुर्दे हमेशा के लिए डायलिसिस पे, हार्ट अटैक, फालिज, एम्पुटेशन, टांग काटना। ये मैं खौफ नहीं दिला रहा हूँ, मगर ये हकीकत है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अच्छा। अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा देखें, शुगर पाकिस्तान कहते हैं दारुल खलाफा है शुगर का पूरी दुनिया में। कैसे कि पाकिस्तान नंबर 3 है पूरे वर्ल्ड में, चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान है। हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान 5वें नंबर पे होना चाहिए। चाइना पॉपुलेशन नंबर 1, इंडिया 2, फिर 2 बीच में मुल्क हैं, पाकिस्तान 5वां। मगर पाकिस्तान 3 है डायबिटीज़ के मरीज़ों के परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। कि इतने परसेंटेज नहीं, तादाद के हिसाब से कि इतने शुगर के मरीज़ हैं।
तो थर्ड नंबर पे है पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं, 26 से लेके 30% लोगों को डायबिटीज़ है। 30% का मतलब है कि एवरी थर्ड पर्सन, यानी आप एक रैंडम 3 आदमी उठाएं जामा क्लॉथ मार्केट से, तो उन 3 में से एक को शुगर होगी। अच्छा, कहीं से भी जामा क्लॉथ, तो मैंने ऐसे ही कराची की मिसाल दी, ज़रूरी है, खारा दरो आप कहीं भी आप तो 3 में से एक को शुगर, यानी इतनी आम बीमारी है। सही, सही। और उसके यानी उसके होते हुए भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है अभी तक, बदकिस्मती से। इंसुलिन का आपने अभी जिक्र किया, इंसुलिन से लोग इतना डरते हैं कि जैसे वो कोई चर्च से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक नशा है। आखिरी नहीं है, हाँ, लोग समझते हैं कि उसके बाद कब्रिस्तान है। सर यहाँ पे ब्रेक लेंगे और लोग क्यों डरते हैं, इस डर को कैसे भगाएं आपसे दूर। तो वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं कि जनाब अली की मेडिसिन पर रहें शुगर वाले हजरात, या फिर इंसुलिन पे चले जाएं। नहीं, मुझे डर लगता है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मुझे इंसुलिन नहीं लगानी, मुझे डर लगता है, मुझे तकलीफ होती है। नहीं सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक पहले। डायबिटीज़ की 2 टाइप होती हैं सर, टाइप 1 टाइप 2 जी। तो 95% शुगर के मरीज़ों को टाइप 2 होती है और सिर्फ 5% को टाइप 1 होती है। अब ये तो है सिर्फ 5% ना, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप इसलिए है कि डायग्नोसिस के पहले दिन से लेके ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उनको इंसुलिन लाजमी लगती है। अच्छा, इंसुलिन के बगैर वो रह नहीं सकते, ठीक है, जिंदा नहीं रह सकते। तो इंसुलिन ईजाद हुई थी 1922 में, ठीक है। उससे पहले डायबिटीज़ का कोई इलाज था ही नहीं। अच्छा, कोई इलाज नहीं था, न सिर्फ टाइप 1 का, टाइप 2 का भी कोई नहीं था। अच्छा। तो टाइप 1 के मरीज़ जो थे उनको जैसे ही डायग्नोस होती थी कि आपको टाइप 1 है, उसके साथ एक डेथ सर्टिफिकेट समझे कि मिलता था। अच्छा, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली, या मौत का परवाना कि आप इस दुनिया में अभी मैक्सिमम 2 साल तक हैं। अच्छा, उसके बाद डेथ होनी है आपकी। इंसुलिन थी नहीं, और थी। सिर्फ इंसुलिन ही है जो टाइप 1 डायबिटीज़ का वाहिद इलाज है। अच्छा। पूरी दुनिया में इस वक्त तक, अभी तक कोई टेबलेट नहीं है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जब से इंसुलिन ईजाद हुई है 1922 से, तब से करोड़ों से ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंसानों की ज़िंदगी बच गई है। अच्छा, इंसुलिन किसने ईजाद की थी? सर फ्रेडरिक बेंटिंग। अच्छा, ये कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा का फिजिशियन था, और उसने अपनी टीम के साथ मिलकर पहली दफ़ा इंसुलिन बनाई। अच्छा, उस अजीम शख्स का बर्थडे था 14 नवंबर। अच्छा, तो उसको ऑनर देने के लिए हम 14 नवंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है। तो असल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है 14 नवंबर, मगर जाहिर है कि एक दिन में तो पूरी दुनिया में नहीं मनाया जा सकता ना। तो IDF ने, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, UNO, WHO ने कहा कि पूरा महीना नवंबर का आप वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मना सकते हैं। ठीक है। तो आज भी समझें कि हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मना रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि नवंबर का महीना है, मना सकते हैं। इसका मकसद है पब्लिक को अवेयरनेस देना सर कि शुगर अगर आप कंट्रोल न करोगे तो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। अब देखिए ना, शुगर का दूसरा नाम है साइलेंट किलर, ठीक है, या खामोश कातिल। ठीक है। यानी इसकी अलामात जो टाइप 2 की होती हैं वो 3-4 साल तक शुगर का मर्ज छुपा होता है जिस्म में। अच्छा। मगर मरीज़ को पता तक नहीं होता। अच्छा, सर्जरी कराने से पहले या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले लाजमन शुगर चेक कराते हैं। अच्छा। उस वक्त उनको पहली दफ़ा पता चलता है कि भाई मेरी शुगर तो 300 है, 2-3 साल से शुगर है मुझे। ठीक है। तो उसको पता तक नहीं होता। तो कहने का मकसद ये कि उसकी अलामात जो बड़ी मशहूर है कि यूरिन ज़्यादा पास होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी, ये अलामात टाइप 2 की नहीं है। अच्छा, ये टाइप 1 की है। अच्छा, ठीक। टाइप 2 में यही अलामात बड़ी हल्की किस्म से आस्ते आस्ते होती हैं, और कई साल तक मरीज़ को खुद पता तक नहीं होता कि मुझे शुगर का मर्ज हो चुका है। सर यहाँ सवाल मैं आपसे लूँगा, कॉलर है हमारे पास कि आया कि फैमिली में अगर कोई फैमिली पेशेंट है, वालदैन है, तो क्या मुझे भी शुगर हो जाएगी खुदा न खास्ता? कॉल लेंगे। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम देख साहब, कैसे हैं? यही अर्ज कर रहा हूँ। ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज बड़ा ख़ास दिन हम मना रहे हैं और डायबिटिक्स के ऊपर बात करें। हमारे सर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम है, बहुत खूबसूरत अंदाज में जो बीवी वाली मिसाल दी, इन्होंने बड़ी जबरदस्ती मुझे हंसी किया और मतलब इनका अंदाज बहुत अच्छा समझाने का, बड़ा लाइवली अंदाज है सर, बड़ा मजा है, बहुत अच्छा है ना? हाँ, ऐसी होना चाहिए, लोग जरा उससे फ्रेंडली हो जाए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मेरे 2-3 सवाल है, जल्दी करना चाहूंगा। एक तो सवाल ये कि जो शुगर की जो हम टेस्ट कराते हैं वो प्रॉपर जो फास्टिंग वाला है वो ज्यादा बेहतर है कराना या दोनों में कराना चाहिए? HbCA है, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना जरूरी है कराना, ये मेरा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ अताई डॉक्टर बहुत है, हर जगह जा रहे थे शुगर जड़ से खत्म कर दी जाती है, शुगर 2 दिन में खत्म हो जाएगी, शुगर 4 दिन में, और इस चक्कर में जो बहुत सारी ऐसी दवाएं ऐसी लोग खा लेते हैं जिससे उनका आगे जाके नुकसान होता है। तो उस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जो मैं समझा हूँ एक तो कि जड़ से ख़त्म कर दो। हाँ, शुगर से आपने देखो वॉल चॉकिंग बड़ी होती है हमारे यहाँ। पाकिस्तान में हर नेमत है, पनिशमेंट का नाम निशान नहीं है, नहीं है। हाँ, हर एक को आज़ाद मुल्क है, वाकई आज़ाद मुल्क है। आप कुछ भी कह दें, कोई पूछ गछ नहीं है कि आपने क्या फरमाया, क्यों फरमाया, लाखों इंसान को धोखा दे रहे हो, किस खुशी में दे रहे हो, भाई चलो जेल के अंदर, कोई पूछ गछ नहीं है। ठीक है। ये देखें, ये लोग वो होते हैं जो लाखों रुपए दे के, ठीक है, आपकी टीवी चैनल पे, आपका तो टीवी चैनल माशाल्लाह और है, कई टीवी चैनल, हर एक को पता है कि क्या करते हैं, लाखों रुपए 1 सेकंड के लेते हैं वो, और आधे घंटे का माशाल्लाह प्रोग्राम चलता है, इतना कमाते हैं वो। और वो दावा ये करते हैं कि 24 घंटे में जड़ से ख़त्म करें कि इंसुलिन से हम निजात दिला देंगे। या जो सन्यासी बाबा टाइप होते हैं कराची में तो बहुत है, मगर पूरे पाकिस्तान में है, सबको पता है। वो ये दावा करते हैं जो जिनको कुछ ABC का पता नहीं है कि क्या चीज़ है। सही बात है। अच्छा, देखिए मैं एक मिसाल नहीं, सच्चा वाक़या बताता हूँ। मैं किसी ज़माने में डो मेडिकल कॉलेज में था। अच्छा। रिटायरमेंट से पहले डो यूनिवर्सिटी में था मैं, उस वक्त डो मेडिकल कॉलेज था। ICU का मैं इंचार्ज था उस वक्त। तो ठट्टा से एक यंग लड़की आई, 20 साल की, बेहोश। फर्स्ट टाइम पता चला हमें और उनके फैमिली को, वो ख़ुद तो बेहोश थे, कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। अच्छा, वो बिल्कुल बेहोश थी, कोई रिश्तेदारों को आसरा नहीं था कि बचेगी। बहरहाल हमारी टीम ने मेहनत की, पता चला डायबिटीज़ है टाइप 1। वो ट्रीटमेंट दे के अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। हमने उनको इंसुलिन पे रखा। ज़ाहिर है कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ इंसुलिन ही टाइप 1 का वाहिद इलाज। ठीक है। तो ठीक हो गई। हमने ठट्टा भेज दिया जनाब और कहा कि 3 हफ्ते के बाद आके आप रिव्यू कीजिए हमारे पास आके, और इंसुलिन लिख के दे दी और सख्ती से कहा कि इंसुलिन लेनी है डेली। ठीक है। अच्छा जनाब, ठट्टे वो चली गई। ठट्टे में एक हकीम साहब थे, उन्होंने कहा इंसुलिन इतनी छोटी बच्ची को, ये तो गुर्दे ख़त्म कर देगी, मैं इसको कख देता हूँ, पुड़िया पता नहीं जो जादू की होती है, हर्बल टाइप, फक्की देता हूँ। अच्छा जनाब, उन्होंने वो तो खुश हो गए कि भाई ये डॉक्टरों को पता नहीं, हकीम साहब ने देखो शिफा दिला देगा। उन्होंने वो फक्की शुरू करा दी। 3 हफ्ते से पहले वो फिर हमारे पास आ गई ICU में बेहोश। अरे वाह। मगर फिर उसकी डेथ हो गई बदकिस्मती से। तो कहने का मकसद ये कि हकीम साहबान जो इस तरह है ना, जो पुड़ियाँ देते हैं या जड़ से ख़त्म करते हैं, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, वरना इनको यानी मैं क्या कहूँ। सर आपने टाइप 1 का कहा कि इंसुलिन, तो टाइप 2 के लिए भी इंसुलिन है इधर? नहीं, देखिए ना, टाइप 2 में क्या होती है? टाइप 2 क्या होती है? टाइप 1 के आदमी अमूमन 20 साल से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। वो ज़रा हेल्दी होते हैं। ठीक है। मोटापे का ओबीज होते हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। टाइप 1 में अमूमन फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है। ठीक है ना। तो फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा हो और जेनेटिकली वो सेडेंटरी लाइफ, जैसे हमारी लाइफ बैठे रहने का काम है, टेंशन की लाइफ हो, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, और बदपरहेजी करते हो, बर्गर खाते हो, एक्सरसाइज का नाम निशान न हो, उनमें टाइप 2 होती है। अच्छा। अगर 20 साल से अमूमन कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है कि भाई 19 साल का टाइप 1 होगा लाजमन, कि इस तरह नहीं है। ओवरलेप ग्रे एरिया है।
तो अगर छोटी उम्र का हो 15-16 साल का और दुबला पतला हो, फैमिली हिस्ट्री नहीं हो, तेज़ी से अलामत ज़ाहिर हो जाएं तो टाइप 1 है। ठीक है। टाइप 1 में कीटोन आते हैं यूरिन में, ख़ास निशानी है। ठीक है। टाइप 2 में अमूमन डायग्नोसिस के टाइम पे कीटोन नहीं आते। ओके। अच्छा, उसके अलावा एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, उसमें 100% कंफर्म हो जाता है कि टाइप 1 है या टाइप 2। फाइन। ये फैसला करना इंतहाई ज़रूरी है शुरू में, क्योंकि टाइप 1 का मतलब है इंसुलिन, टाइप 2 का मतलब है कई साल टेबलेट चले। सर हमारे पास माज़रत वक्त की बहुत कमी है। सर मुझे कॉलर ने सवाल किया था कि शुगर चेक कराने के लिए सिर्फ वो चेक कर लें अपने मशीन से या HbA1c कराना ज़रूरी है? HbA1c, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। HbA1c एवरेज बताता है। अच्छा। एवरेज यानी बीच वाला है। ठीक है। अब एक आदमी की शुगर के मरीज़ की शुगर है 60 सर, जो बहुत ही कम है जी। दूसरे दिन उसकी शुगर है 260 जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। HbA1c परफेक्ट नॉर्मल आएगा एवरेज। ओके। तो वो एक HbA1c आइडिया देता है कि ओवरऑल कंट्रोल क्या है। ठीक है। आपको डेली शुगर लाजमन चेक करनी है। ठीक है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते इतना तो बेस्ट वे है, वो 20 रुपए की स्ट्रिप आती है, 2-2.5 हज़ार का बल्कि 1 हज़ार का इंस्ट्रूमेंट आता है वो लेके आप और चेक रिलायबल लाइफ टाइम गारंटी होती है, वो करें। ठीक है। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो अपने आप पे खर्च करें। अच्छा। तो ये जो नीडल फ्री आजकल आए हैं लिब्रे, जी जी। वो यहाँ पे स्टिक करते हैं कंप्यूटराइज। ठीक है। और उसको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है मोबाइल से भी छोटा, उसको टच करेंगे तो ब्लड शुगर। अच्छा। अरे कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है, टच करेंगे ब्लड बता देगा। मगर वो एक्सपेंसिव है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सर लें। आखिर में सर मुझे बताइएगा कि हामला खातून हो, क्या उनको डर होता है कि बच्चे को भी शुगर हो सकती है आने वाले, तो ऐसा मिथ है या नहीं है, ये हो सकती है? देखें, टाइप 1 अमूमन टाइप 2 का GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज, या टाइप 3 कहते हैं। वो लाजमी नहीं है कि बच्चों में ट्रांसफ़र हो। ठीक है। मगर उस औरत की अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो न सिर्फ उस औरत को ख़तरा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन का, बल्कि बच्चे को भी सख्त ख़तरा होता है लाइफ का। अच्छा। या तो एबॉर्शन हो जाती है या फिर अल्लाह खैर करे। तो केयर, यानी कि केयर करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी थी। डॉक्टर जमान साहब आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका स्टाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर, आपके खुलूस से, आपका मोहब्बत है, आपका अंदाज़ गुफ्तगू और हैपनिंग बड़ा अच्छे से लाइवली से था। सर वंस अगेन जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको लौह खैर से लेके जाए। और डॉक्टर भी अगर ऐसे हों कि लाइवली से हों तो आपकी आधी बीमारी छट जाती है। तो केयर करें और डॉक्टर से रुजू करें, अपने डायबिटिक डॉक्टर से, ताकि आपको शुगर हो रही है तो आप सेफ़ हो सकें, सेफ जोन में आ सकें। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे प्रोग्राम सिटी एट 10 में। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खुद में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और आज का दिन बहुत खास है। और जैसे कि इससे पहले ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, जो कि डायबिटिक के ऊपर बात कर रहे थे। वक्त की पर हमारे अंदर थोड़ी सी कमी है कि न्यूज़ चैनल है, तो कोशिश ये होती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करें और आप तक पहुँचाएँ। तो वो ख़वातीन जो नाश्ता वाश्ता कर चुकी हैं और घर के सारे काम कर चुकी हैं, या अभी तक आपकी मेड नहीं आई है, तो अल्लाह खैर करे, लेकिन हम आपके साथ हैं। अब जो टॉपिक है, जिसमें बातें ज़ाहिर आपके घर में बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बेबी बच्चे भी होंगे, तो आज जो है वर्ल्ड निमोनिया डे हम मनाने जा रहे हैं। और वैसे तो बना ही रहे हैं हम, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। 40 स्पेशलिस्ट आज हमने बुलाए हैं और इनको वेलकम करें। हमारे मेहमान हैं, इन्होंने वक्त दिया और इनसे कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमें वेलकम करेंगे डॉक्टर अज़मीना खान और डॉक्टर रिफत कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक हैं? सुबह बखैर। तो आपकी सुबह बखैर कब होती है वैसे कराची वालों की खास तौर पर? 5:30 आजकल। माशाल्लाह, क्या बात है। रिफत साहब आपको? हाँ, कभी कभी 5:30, हाँ, बट यूजुअली 9:30। अरे माँ, कितने अच्छे लोग हैं। देखिए ये कितने अच्छे लोग हैं जो इतने बजे भी उठ जाते हैं, और आप देखें अब तक सोए पड़े, और अम्मी बेचारी परेशान होती हैं कि ये सोए पड़े, उठ ही नहीं रहे हैं। देखो सारा वक्त निकाल दिया, ज़ाया कर दिया। अच्छा मैडम, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल। और जहाँ बच्चों की बात आती है तो बड़े अम्मा बाप बड़े हसास हो जाते हैं, और गूगल भी हो जाते हैं ना डॉक्टर के पास आने के बाद, मैडम ये वाली बीमारी में खजी दवाई ठीक होगी, बड़ी बातें, बड़े वर्ल्ड निमोनिया डे पे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा आज रोशनी डालें आप प्लीज़। देखिए, नमोनिया हमारे यहाँ एक बहुत मेजर मसला है ना, स्पेशली बच्चों में जो 5 साल से कम उम्र है। हाँ। उसमें नमोनिया का बर्डन पाकिस्तान में भी इनफैक्ट एनुअली बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट के साथ समझाऊँ तो आप यूँ समझें कि हर 39 सेकंड पर वर्ल्ड वाइड एक डेथ जो है वो अंडर 5 में नमोनिया की वजह से है। या मतलब इट्स सच अ बर्डन फॉर अंडर 5 कि हम उसको डील करने में मतलब फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स उसको लगे हुए हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। और उसका मेन रीज़न जो है वो शायद एजुकेशन की कमी है, ठीक है, जैसे मुझे लगता है जी।
बेसिक जो वैक्सीन्स हैं जिनसे हम बच्चों को सेव कर सकते हैं, 4 मेन जरासीम है जिनको हमें कवर करना होता है, और उसकी लास्ट वैक्सीन भी आए हुए तकरीबन अभी 14 से 15 साल हो चुके हैं, और अब तक हम उसका इतना अच्छा कवरेज नहीं कर पाए कि हम अपने बच्चों की सेव करना तो एक तरफ एटलीस्ट डेथ्स को ही कंट्रोल कर पाएँ। अच्छा, तो इतना बड़ा बर्डन कि ऑलमोस्ट 65 to 70,000 चाइल्ड जो हैं वो एक्सपायर होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया इन पाकिस्तान अंडर 5 है। और 14 से 15 साल से मेडिसिन अभी तक हमारे नहीं आ रही है। नहीं, मेडिसिन इज़ अवेलेबल, वैक्सीन इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ जाना है और जाके लगवानी है। लेकिन एजुकेशन की जो कमी है ना, और एक वही के कॉन्फिडेंस नहीं होना, बीच में उसके मिथ्स इतनी आ जाना, वो एक बहुत बड़ा मसला है। मिस रिफत, मुझे प्लीज़ ये बताएं कि जैसे मैडम ने कहा कि हमारे मिथ्स बहुत सारे हैं ना, जैसे पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाना, मैं वैक्सीन नहीं करवा रहा, हमारे यहाँ सारे माशाल्लाह लकड़ पत्थर हैं, हमें कुछ नहीं होता, हम तो रेत भी खा लें, मिट्टी भी खा लें, सेट रहेंगे, तो हमें वैक्सीन नहीं लगानी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे मिथ्स हैं, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, आई टेल यू, एक तो होता है ना अनएजुकेटेड, उसको हम एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको क्या समझाएं। पढ़ा लिखा जब आता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, एंड दे हैव सच कॉन्सेप्ट्स। वहम इतना गहरा है कि वहम का तो आपको पता है कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ उनको एजुकेट कर सकते हैं और मुस्तकिल एजुकेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो वैक्सीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, स्पेशली पोलियो, a lot of people have concept कि मीज़ल से झटके हो जाते हैं और फलाना वैक्सीन तो जहर है, और कोविड के ऊपर आपको खुद पता है कितनी अफवाहें फैली थी। किसी भी फैलाई भी तो इस तरीके से गई थी कि आम आदमी भी घबरा गया था, घबरा गया था, क्योंकि एक वसवसा फैल गया था, लोग पहले ही कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपका ऐसा कोई वहम है ना, तो ठोस सबूत ला के दिखा दें। ठीक है, दे कैन नॉट, कहीं लिखा है, कहीं लिखा हुआ क्या, उनकी कोई रिसर्च नहीं है, उनकी कोई स्टडी, अगर आप गूगल है ना उनकी रिसर्च, हमारी स्क्रॉल रील्स हैं, और वो रील्स हैं जिनमें फलाना ने धमाका का कोई रेफरेंस दिया हुआ है, ओनली अ रेफरेंस, हंच और एक शक और शुबा और फिर कंफ्यूजन। उनके पास कोई स्टडी नहीं है, या तो आप एक ठोस नंबर्स के साथ, सबूत के साथ हमें लाकर रख दें, ये एविडेंस की देखें इतने पोलियो के केसेस में हमने ये पाया है तभी हम इसके खिलाफ हैं, या इतनी वैक्सीन के केसेस में हम नहीं पाया, दे डोंट हैव द स्टडी। तो आई थिंक फिर पढ़े लिखे को पढ़ाई लिखाई से ही आप मात दे सकते हैं कि मेरी ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीन की, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो बराए मेहरबानी सबूत ले आएं, क्योंकि हम तो सबूत देने के लिए तैयार हैं। वेरी नाइस। मिस अजमीर साहब, ये बताएं कि हम बात कर जाहिर है कि वर्ल्ड नमूनिया डे मना रहे हैं, नमूनिया होता क्यों है और किस उम्र के बच्चों में ज़्यादा या किसी भी उम्र में हो सकता है? देखिए, होने क्योंकि बेसिक रीज़न जो है वो जरासीम है, तो किसी उसमें भी आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन जो एज ग्रुप मेनली अफेक्टेड है वो अंडर 5 एंड आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स जो एज की हैं, ठीक है, वो इसके लिए बहुत फ्रेजाइल होती हैं, ठीक है, और जल्दी एक्वायर करती हैं। फिर इम्यूनिटी के जो इशू होते हैं दोनों एक्सट्रीम ऑफ एजेस पर, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बच्चा उसमें आ जाता है उसकी वजह से ना, क्योंकि वही चीज़ एक्वायर अगर कोई ऐसा बच्चा करे 10 साल 12 साल का, तो इम्यूनिटी इतनी होती है या वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होता है, तो उससे उसका बेहतर रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन इन दैट केस कि अगर वो बहुत ही यंग है या बिल्कुल न्यू बॉर्न है जिसकी अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं है, उसने एक्वायर किया, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिफत साहब मुझे बताएं, इसकी कोई इकसाम भी होती हैं नमूनिया की? नमूनिया की बहुत इकसाम होती हैं। नमूनिया की एग्जाम को जो हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो उसके रीज़न की वजह से करते हैं, वो किस वजह से हुआ है, किस जरासीम से हुआ है। ठीक है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल है हमारे यहाँ, सेकंड मोस्ट कॉमन वायरल है, एंड थर्ड मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली नमूनिया अकेले नहीं कराता, वो ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड लंग के ऊपर कराता है। तो जो क्या कहते हैं, एक तो हमने उसको जरासीम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लिया, उसके बाद वो किस एरिया पे अटैक करे लंग के, किन किन हिस्सों को, किन किन खितों को वो अपने कवर में ले रहा है, अपने जकड़ में ले रहा है, उस हिसाब से फिर हम क्लासीफाई करते हैं और उस हिसाब से फिर इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान होती है। डॉक्टर अज़मीना, ये मुझे बताएं कि क्या इसकी वो होती हैं, मतलब निशानियाँ क्या होती हैं, मतलब साफ क्लियर इनिशियल? इसको एज वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल न्यू बॉर्न जो है उसमें बच्चा दूध नहीं पी पा रहा होता, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या हल्का सा उसके ऊपर नीलाहट आ रही है, नाखून उसके नीले हो रहे हैं, मुंह के इर्द गिर्द खस्सा नीला हो रहा है। ठीक है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं साल भर के करीब, उनमें ज़्यादातर बुखार के साथ खांसी, सांस लेने की दुश्वारी, ये ज़्यादातर कॉमनली नज़र आ रहा होता है हमें। ओके फाइन। तो इसको फिर टैकल करने का तरीका हमारे पास क्या है, मतलब इनिशियल अगर आप घर में हैं और क्या करें, फौरी बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वैसे तो वैसे इमरजेंसी में जाना चाहिए असूलन, तो क्या बताते हैं इसके लिए, क्या तरीक़ेकार है? अगर बुखार और खांसी तक है तो शायद आप, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसमें हाई फीवर आता है मोस्टली। अच्छा। न्यू बॉर्न्स में तो नहीं होता फीवर, लेकिन अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करें, साल 1.5 साल इस तरह से, तो उनमें यूजुअली फीवर साथ होता है।
और फीवर बेशक आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वंस वहाँ पे अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो गई है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या बच्चा कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा, खा पी नहीं पा रहा, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपको इमरजेंसी में ही लेके जाना है, उसको मैनेजमेंट घर पे नहीं की जा सकती। फिर जब इस टारगेटेड ट्रीटमेंट की बात आती है तो मोस्टली हम लोग निमोनियाज़ को एंटीबायोटिक्स के साथ, ओरल एंटीबायोटिक्स के साथ भी कवर कर लेते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि खाली एंटीबायोटिक उसका हल है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और हाई ग्रेड फीवर को मैनेज करने के लिए, या कफ के बाउट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए तो आपको इमरजेंसी में ही फिर लेके जाना पड़ेगा। जनाब अली मज़ीद बात करेंगे कि और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको जो है निमोनिया हो सकता है बच्चों को, तो बच्चों को कैसे बचाना है तो वो हमने मज़ीद सीखना है, आप तक पहुँचाना है। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और हम डॉक्टर्स के साथ हाजिर हैं। और डॉक्टर्स वो कौन से डॉक्टर जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, 4 स्पेशलिस्ट जो हमें बता रहे हैं। निमोनिया डे मना रहे हैं, वर्ल्ड निमोनिया डे, तो ये कैसे होता है? नज़ला ज़ुकाम में क्या कोई बाद होता है या निमोनिया डायरेक्ट हो जाता है? ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालें, क्लियर करें इसको। अच्छा देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर नज़ला ज़ुकाम जो है वो निमोनिया में कन्वर्ट हो। ठीक है। नज़ला ज़ुकाम मोस्टली जो हम देख रहे होते हैं वो वायरल होता है और अपना एक म्याद 3 दिन 5 दिन पूरी करके रिजॉल्व हो जाता है। अब उसमें अगर कोई जरासीम साथ ऐसा इन्वॉल्व हो जाए जो कि आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करे और वर्सन करे, इनफेक्ट कॉम्प्लिकेट करे, तो फिर आप निमोनिया की तरफ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये दोनों सेपरेट एक एंटिटीज़ हैं, इनका कोई आपस में सच ये कहना कि फ्लू हुआ है तो निमोनिया हो गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। निमोनिया के लिए कोई फ्लू की बाउंड्री नहीं है। ओके फाइन, वेरी नाइस। रिफा साहब मुझे बताएं, वैक्सीन कहाँ से लगवाऊँ? देखिए, वैक्सीन के आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर हम निमोनिया की वैक्सीन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया, इट्स बिन 14 इयर्स कि निमोनिया की वैक्सीन यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, और बहुत अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है, प्रिवनार के नाम से वैक्सीन आती है, वो हमारे शेड्यूल का एक रेगुलर हिस्सा बन चुकी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पैदाइश के बाद ऑनवर्ड्स जो वैक्सीन लगती है ना, 6 हफ्ते पे, फिर 10 हफ्ते पे और फिर 14 हफ्ते पे, तीनों में निमोनिया के 3 डोजेज़ लगते हैं उसमें। उसके अलावा उसमें हेक्सा के भी डोजेज़ लगते हैं, जिसमें एक और जरासीम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो भी निमोनिया कराता है। इसको किसी भी उम्र में लग जाते हैं ये बच्चे? ये हर गवर्नमेंट सेटअप में बच्चों को लग जाते हैं। अगर बड़े लगवाना चाहते हैं उनको भी लग सकती है। वो बड़े जो आज से 14 साल पहले नहीं थे उस एज में, या वो ऑलरेडी जो है उनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है, दे आर 50+ स्पेशली, तो वो प्राइवेटली जाके बिल्कुल लगवा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स हैं, गुड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, सब में वैक्सीन प्रोवाइडेड है। कोई खास ऐसी गवर्नमेंट के अलावा अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जैसे हम लोग, मैं पटेल में हूँ, वहाँ पे एक है कि आप EPI सेंटर, EPI नहीं अपने किए में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ और वहाँ पे आके अपनी वैक्सीन इजीली लगवा सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं होता। खातून खाना वो कहती थी कि उनके हस्बैंड ने कहा कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवा ली, लेकिन वो कहती हैं नहीं लगवा, अब वो मान गए, लेकिन वक्त फॉर एग्जांपल 10 साल का बच्चा हो गया है, बच्ची हो गई, तो क्या अभी वो वैक्सीन दोबारा करवा ले? लगवा सकते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि टू बी ऑनेस्ट इसका मैं अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगी कि आज मंडे से, कल से ही स्टार्ट हुआ है कि हमारे वो बच्चे जो कोविड के एरा में मिस हुए थे, विद ऑल द मिस की बच्चों को वैक्सीन मिस हुई थी, तो कल मंडे से ही गवर्नमेंट ने ही दोबारा रीलॉन्च किया प्रोग्राम कि उन सब बच्चों को जो किसी भी पॉइंट से मिस हुए थे वो आके किसी भी EPI सेंटर से, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो वैक्सीन अपनी लगवा सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चार्जेस हैं या वही सरकारी हिसाब किताब लाइक सरकार से लगवा? दोनों ऑप्शंस हैं। देयर आर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने अपने EPI के खुद कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, उनके पास EPI की वैक्सीन आती हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। EPI के अपने उनके वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन वैक्सीन की आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी होती। मेरे ख्याल से सिर्फ लगाने के चार्जेस वो हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट में जब आप जाते हैं तो उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। बट प्राइवेट वैक्सीन की अगर आप बात करें जो सिर्फ प्राइवेटली लगाई जा रही है, यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट। वो हॉस्पिटल फिर आपको खुद बताता है, डॉक्टर कंसल्टेंट आपको खुद बताता है कॉस्ट क्या है। ये जो मिस हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं लगवानी, जब मैं कह रहा हूँ अब मान गए, जो कहते हैं मुझे नहीं लगवानी, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं बच्चों पे? देखिए, पहली बात तो ज़ाहिर, एक तो बीमारी एक्वायर करना, और फिर उसके बाद उसका जो बर्डन है वो पूरी फैमिली बेयर करती है। एक बच्चा जो एडमिट होता है ना, उसके साथ पूरी फैमिली है। वो बच्चे जो घर पे रह गए वो सफ़र कर रहे हैं, फादर जॉब पे नहीं जा रहे, वो सफ़र हो रही है फैमिली, तो पूरी फैमिली सफ़र हो रही है। तो खाली ये नहीं कहना कि वो जो बच्चा बीमार हुआ 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ और सही चला गया, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क इतने ज़्यादा होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चे का लॉस जो है वो पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, ट्रॉमा होता है। तो
इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना कि हम कह सकें इसके अलावा कुछ और। वेदर चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है, तो बच्चों में बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। खांसियाँ शुरू हो गई हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बेसिक चीज़ें तो वेलकम हो चुकी हैं। क्या करें जी, कैसे बचें, समझ नहीं आ रहा। अभी से मोटे कपड़े पहन लें? नहीं, आई थिंक ये पाकिस्तानी लोगों का, स्पेशली देसी लोगों का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि ठंड लग गई। पहली बात तो ठंड लग गई। हाँ, ठंड लगती है। नहलाया था और पंखे नीचे बच्चा लेटाया, पंखे के नीचे आ गया डॉक्टर साहब, इसी वजह से वो मुझे पता है ना, मैंने नहलाया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा ना 2 कदम ज़्यादा। कल मैंने खीर खिला दी थी ठंडी, तो आज हाँ सीना चकड़ गया। वो खीर ठंडी थी, रात में केला खिला दिया, साबूदाना खिला दिया रात में। बिल्कुल, तो ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई डॉक्टर साहिबा। और जैसे वो बेचारे इतना गिल्टी फील करते हैं कि आप दे डिज़र्व टू बी पनिश्ड और समथिंग। तो पहले तो उनको रिलैक्स ही करना है कि खुदारा खाने पीने की वजह से ये मसले नहीं होते। आपकी जब हवा तब्दील होती है, ड्राई वेदर आना शुरू होता है, ड्राई वेदर में जो स्पेशली वायरसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लू को एग्रेसिव फॉर्म में कॉज कराते हैं। ठीक है। और ड्राई वेदर, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, उस खुश्क हवा की वजह से फ्लू के वायरसेस आना शुरू होते हैं और फिर वो जो है फ्लू के सिम्टम्स कराते हैं ना। थोड़ा बहुत फ्लू इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल, इट्स टू बी एक्सपेक्टेड। ये वो तवक्कुआत हैं कि चले साल में एक दफ़ा छोटा बच्चा है जो अंडर 10 ईयर ओल्ड के स्पेशली बच्चे होते हैं उनको जैसे वो कहते हैं ना कि माँ कहती है मूंगफली खाई थी और पानी पी लिया तो गला खराब हो गया। ये क्या है? ये हो जाता है? Again, these are myths. हम ऐसा कुछ चक्कर नहीं रहते हैं। हम पानी पी सकते हैं मूंगफली के बाद? प्लीज पिए। पिए ना। मूंगफली इतनी ड्राई होती है, लगती भी है प्यास उसको खाने के बाद, सो यू आर एब्सोल्युटली अलाउड, आप पी सकते हैं। मिस्टर ये बताएं कि ठंडा पानी नहीं पियो, फिर इसका पानी नहीं पीना, बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना, गला ख़राब हो जाएगा, सीना जकड़ जाएगा तुम्हारा, ये हम सुन रहे हैं। इन सब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट निमोनिया, तो निमोनिया का जो वाहिद कॉज है वो वायरस एंड बैक्टीरिया है। अच्छा, ठीक है। ठंडा पानी या आइसक्रीम या ये निमोनिया को कॉज नहीं करता। तो अगर वो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का गला ख़राब होता है, तो वो क्या कन्वर्ट हो सकता है निमोनिया में, खुदा ना खास्ता? वो उसी सूरत में कि अगर इम्यूनिटी ख़राब है बच्चे की, अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी, उसको टाइम पे वैक्सीन नहीं मिली हुई, तो बिल्कुल वो हाई रिस्क पर है कि एक नॉर्मल फ्लू जो है वो हमारे पास सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया में कन्वर्ट होता है। इस पर बिल्कुल चांस होता है। अच्छा, ये चांस होता है। अच्छा, ये हम जो है मेडिसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो दुनिया भर में जो है वो थोड़ा सा इसको एहतियात की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कोई मसला नहीं, माजरत के साथ बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो फ़ौरन लिख देते हैं। इस पर ज़रा रोशनी तो डालें ज़रा। देखिए, किसी भी फ्लू के अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फ्लू का जो मेन कॉज है वो वायरल है। ठीक है। और वो अपना टाइम लेकर ही जाएगा, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी अगर वो वायरल उसमें है। वायरल के लिए यूजली जो एंटीवायरल्स हैं वो अनटिल अनलेस के कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो वो नहीं दिए जा रहे होते। और हमारी यहाँ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि रात को 3-4 छींकें आई और सुबह उठ के खुद ही पेरेंट्स भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं कि अगले दिन पेपर है, स्कूल जाना है, स्कूल मिस हो जाएगा। तो ये बड़ा मसला है, लेकिन वो उसने अपना टाइम लेकर ही जाना है, 2 दिन 3 दिन जो भी उसके हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि 3 दिन गुजर गया, इसलिए नहीं हुआ था, इसलिए हमने एंटीबायोटिक दे दी, और एंटीबायोटिक देते ही वो सही भी हो गया क्योंकि 3 दिन पूरे हो चुके थे। मैडम ये बताएं कि थोड़ा सा दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, पाँव बच्चा खेल कर आया, अम्मा ने पैराडोल पिला दी, सही है? देखिए, वो दर्द की शिद्दत पे डिपेंड करता है। मैं रोज़ाना पिला दूँगा, मसला तो नहीं है। मैं रोज़ाना पिलाती हूँ, बच्चा मम्मा पैराडोल। as long as you can justify, आप कोई भी दवा दें, as long as आपके पास उसकी वजाहत है। ठीक है, सही वजाहत है। नहीं मतलब अगर पिला रही हो खातून तो उसका नुकसान क्या है? देखिए, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। पैराडोल बहुत अच्छी दवा है, बहुत अमेजिंग दवा है हमारे लिए, लेकिन हर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजन। ठीक है। इसी तरह पैराडोल भी कहने को मासूम दवा है, लेकिन है नहीं। वो भी जब अगर ओवरडोज में चली जाती है तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आपके जिगर के ऊपर करती है, लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो दर्द के लिए पैरासीटामोल बहुत से पेरेंट्स यूज़ करना पसंद करते हैं, एज लॉन्ग एज वो दर्द इस शिद्दत में है कि बगैर दवाई के आराम नहीं आ सकता। ठीक है, तो ही बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आखिर में आपकी तरफ से पैगाम ये है कि बच्चों को टाइम पर वैक्सीन कराएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर 6, 10, 14 हफ्ते और उसके बाद 1.5 साल के ऊपर वैक्सीन लगवा लें तो हम शायद जो एक इतना बड़ा बर्डन हमारी सोसाइटी पर आया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़ जिसको ईजिली प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे हम बचा सकते हैं बच्चों को। मिस रिफत, आपकी तरफ से कोई पैगाम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिखती हो? रीइंफोर्स मैं इस बात को ज़रूर करूँगी, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, बिल्कुल वैक्सीन प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी में सबसे पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। वैक्सीन के रिगार्डिंग बहुत सारी मिथ्स हैं, आएँ अपने डॉक्टर से गुफ्तगू करें, अपने डॉक्टर से प्लीज़ डिस्कस करें। और गूगल करके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के काइंडली गुरेज करें। मैं हर बार ये कहती हूँ, एंटीबायोटिक्स गूगल नहीं करें। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमने 5-6 साल लगाए, मेहनत की है, ठीक है, MBBS के बाद उस चीज़ को समझने और याद करने और ट्रीटमेंट करने में तो 2 मिनट के अंदर गूगल आपको इतना नहीं समझा सकेगा कम्प्लेक्सिटी। तो काइंडली जो भी डेंजर साइन आपको बच्चे में नज़र आता है ना, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ और डॉक्टर से फिर जितनी तफसीलात पूछनी है पूछें, अपने डॉक्टर ज़रूर। डन। डॉक्टर रिफत कमर साहब, आपका बेशुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
और डॉक्टर अज़मीना खान आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप दोनों तशरीफ़ फरमा हुए और आपने हमें समझाया और आप तक समझ, अब आपका काम है इसको समझना, उस पर अमल पैरा होना, या फिर गूगल बनना, गूगल बाबा बने, या फिर जो डॉक्टर अपनी मेहनत लगन के साथ पढ़ता है वो आप लोगों के लिए होता है कि आपको जो चीज़ें नहीं मालूम होती, तो हर फील्ड में हर बंदा ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसको पता होता है, वो पढ़ता है इसके लिए, तो फिर आप उससे कनेक्ट होते हैं, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये कारवां, इस कारवां को चलने दीजिए, अपनी करेंगे तो फिर शायद बहुत डिले हो जाएगा बहुत सी। तो बच्चे हों या बूढ़े हों, फौरी इमीडिएटली उसको फोकस करें, ये क्या हुआ इसके साथ, ख्याल करें, ख्याल रखें। पेरेंट्स हैं तो उनके साथ वक्त बिताएं, सब्र करें, शुक्र करें, तवक्कुल अल्लाह करते रहिए, हुकूक़ुल इबाद को निभाते रहिए और उसके इताअत करते रहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहिए, कुरान शरीफ ज़रूर पढ़िए और उसको समझिए कि उसमें क्या है। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान नज़र अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के मान।